बच्चों को दुआएं, बड़ों को सलाम। फ़िज़ा है मेरा नाम। यू वॉचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा 24 न्यूज़ पर। नाज़रीन, ज़िंदगी में बहुत चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में शामिल करना पड़ता है, वरना आप फेलियर्स में शामिल हो जाते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें मुझे लगता है कि आपके साथ भी मैं शेयर करूँ। मैंने कहीं कल पढ़ी थी, मैंने रख ली अपने पास संभाल के। आई वॉज टॉकिंग टू माई फ्रेंड लास्ट नाइट, या तो उनको ना कुछ डिप्रेशन, कोई मसला, कोई टेंशन, कुछ चीज़ें चल रही थी और कुछ लोगों की बातों से बड़ा घबरा रहे थे। किसी ने कुछ उनके बारे में गलत कह दिया तो वो, आपको पता है किस तरह का ट्रॉमा होता है। तो मैं उनसे बात करते हुए उनको काउंसलिंग ये कर रही थी। एक अच्छा दोस्त वही होता है जो आप किसी को काउंसिल कर सके, काउंसलिंग में उसकी मदद कर सके। मैं उसको ये समझा रही थी कि हमने किस किस को राज़ी करना है। हम आज आपको राज़ी करेंगे, कल को दाएं से कोई बंदा आ जाएगा, वो राज़ी नहीं होगा, फिर उसको मनाएंगे। फिर बाएं से कोई बंदा आ जाएगा, उसको राज़ी करेंगे, ठीक है। फिर पीछे को बंदा आएगा, उसको राज़ी करेंगे। फिर सामने से कोई बंदा आएगा, उसको हम सबको राज़ी नहीं कर सकते। इसलिए बेहतर ये कि हम अपने अल्लाह को राज़ी करें, अपनी नीयतों से, अपने कामों से, अपने अखलाक से, अपनी नेचर से, और ख़ुशियाँ बांट के। मैं ये बात ज़रूर एक कोट करूँगी अभी कि आप अपनी ज़िंदगी में, ये दोस्तों से मुताबिक एक बात है कि आप अपनी ज़िंदगी में अपनी ज़िंदगी को ऐसा बना दें कि अपने दोस्तों को एक बार बता दें कि मैं ज़बरदस्ती अपनी ज़िंदगी में दोस्तों को होल्ड करके नहीं रखती या रखता। मेरी ज़िंदगी में जिसने आना है, तो अगर खुशियाँ लेकर आता है तो हैप्पीनेस के लिए मेरे सारे दरवाजे, मेरे डोर्स ओपन है। बट शर्त यह है कि ये फ्री डिलीवरी है। आपको समझ आ रही है? फ्री डिलीवरी क्या, लेन देन का मामला नहीं रखना। उठा के मतलब किसी को अगर मेरी घड़ी अच्छी लगी, उठा के कोई मेरी घड़ी ले जाए और मैं रुलते फिरूँ, फिर अपनी चीज़ की भीख मांगूँ। या मुझे किसी की गाड़ी अच्छी लग गई, उसके बाद मैं बोलूँ कि भाई मुझे अपनी गाड़ी दे सकती हो, एक दिन के लिए मैंने शो मारनी है। ये दोस्ती नहीं है। दोस्ती का लिहाज बड़ा रखना है। और एक सही इंसान जो होता है ना, जो सही दोस्तों का लिहाज भी रखता है, उसके अंदर एक डिग्निटी होती है, क्वालिटी होती है। वो किस तरीके से सारा एक पैकर बनता है। 6 क्वालिटीज़ जो कि डॉक्टर्स कहते हैं कि एक इंसान में होनी चाहिए। वो क्या है? आपको क्या क्या चीज़ें अपनी ज़िंदगी में लेनी है जो काम की हैं। वो है सूरज की शुआएं, रेस्ट, एक्सरसाइज, डाइट, सेल्फ रिस्पेक्ट, आपके दोस्त, ठीक है, बहुत अच्छे, और वो दोस्त जो आपके साथ ऑनेस्ट हो, लॉयल हो, आपको वक्त दें, आपके साथ खुशियाँ बांटें। और ये सारी चीज़ें फिर आप उनसे, वैसे कहते हैं एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी चाहिए, मगर इन कामों में रखनी चाहिए। अगर आप किसी को इज्जत दें, टाइम दें, केयर दें, लव दें, उसको ये आपको रिटर्न बैक करना है अच्छे तरीके से। तो ये चीज़ें उधार होती हैं। दोस्तों के लिए ख्याल रखा कीजिए, किसी को तकलीफ़ नहीं दीजिए। ज़बरदस्त गेस्ट है मेरे पास, सब फ़ैन हैं ऑल ओवर द पाकिस्तान, क्या मैं बोलूँ, पूरा ऑल ओवर द वर्ल्ड इनके गाने सुने जाते हैं, पसंद किया जाता है। ज़बरदस्त म्यूजिशियन है, कंपोज़र है, इनका नाम ही काफ़ी है। इट्स सिग्नेचर, इट्स अ ब्रांड। मेरे पास हैं बाली सागू, इंडियन म्यूजिशियन है, हिप हॉप स्टार हैं, और इंडोनेशिया से, बाली से अभी हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो बाली जी, हाउ आर यू? Hello, assalamu alaikum. Good morning, everybody. Good morning. Good morning. How are you doing today? Doing good, doing good. Nice to speak to you guys. I'm here in Bali. I kind of stay here nowadays. I'm living in Bali all the time. So yeah, Bali in Bali. So how's the weather and how's Bali treating you? Very good. It's very hot here. It's a big difference of being back home in England. But yeah, it's very warm. It's 30, 31, 32 degrees. So yeah, it's warm. So what are the seasons, the best season to travel for Bali? Because we were like planning to do this as well. Like, we would like to call some traveler people and we would like to tell everyone which is the right time for the best countries and everything. Can you guide us to which is the best time to travel? Because nowadays it's too hot in Bali, yeah? Yeah, I mean, I'm not an expert, but it depends on what you like. I don't want too much heat because I can't take too much of the heat. But yeah, I mean, end of the year is nice. Like kind of at November time is good. If you want to come in the busy time, then obviously it's a lot more chaos here, a lot more people going on. But it's a beautiful, beautiful island. It's a beautiful place, and there's so many tourists here. People from back home, people from all over the world, and people are very friendly here.
Balinese people, the Indonesians are very, very friendly. It's a lovely place, and the food is amazing here. You know, it's amazing. Beautiful, beautiful. Can you just tell us that you have done so many collaborations? Of course, the Pakistani singer stars as well, and also all Bollywood and Hollywood people. They were working with you. You're doing the Punjabis, hip hop, all that songs as well, the bhangras as well. So, can you tell us about something like when you did collaboration with Ustad Nusrat Ali Khan Sahab? What was the experience behind? What you felt like? Well, I mean, I've been making music from childhood days. I mean, most people know that I've lived in England all my life, and my whole music inspiration has come from a lot of the black music scene growing up in the UK. And I've been making music from school days. So my main love was reggae music, hip hop music, R&B music, dance, reggae. So all I'd done was I started collaborating and putting Indian sounds with a lot of the Western sounds is what I wanted. So as the years progressed, I managed to work with some fantastic singers. And of course, one of my biggest moments of my career has been working with the late great Ustad Nusrat Ali Khan. Fantastic. And many people don't know that I actually worked with Khan Sahab. I didn't actually do a remix. He actually came and sang for me. Oh, really? So, tell us about that. Yes. Tell us about that. So basically, yeah. How long I mean, I was signed to this. This was, well, basically, me and Khan Sahab were signed to the same music company, Oriental Star Agencies, by Mr. Ayub, the boss there. And it was Mr. Ayub's idea that I want you to collaborate with this giant Sufi vocalist from Pakistan. And I'm like, okay, I don't know much about him, but let's see if we can work together on a project. So Khan Sahab came over to England, to the UK, and one afternoon, and we went into the studio. And then I sat down with Khan Sahab and I told him, I said, I want some mixture styles of songs, slow, medium, fast tempos, and music. And he said, oh, I just put a click track on and I dubbed the vocal to the click track. And of course, it was an amazing experience. And the amazing thing was Khan Sahab recorded every vocal in one take. Wow. That was the most amazing thing. That's the amazing thing too, yeah. All of the songs he did in one take. Great. Yeah, and it took me 6 months to put the project together. All the music took so long to do, and then Kinna Sona Ten Rabb Ne Banaya. Already. Jhula Jhule Lal. Sorry, I'm interrupting you. Can you just do one line for us, for your fans? I don't sing the songs. Sorry? Yeah, Kinna Sona Ten Rabb Ne Banaya. It was. I mean, all these songs were obviously my idea on how to sing them. And Khan Sahab obviously sang them on the style I wanted to sing them. So I was telling him, Gana tusi edda gao and aha tempo ch gona. So the thing was, because Manu pata sakana, I'm gonna change the songs. I actually rearranged all the vocals to fit on the music I was doing. So and then the other thing was doing lots of alaps and sargams, because obviously Khan Sahab was the best at doing those. So I did loads of ad-libs with that and then put them into the song. And then the album was called Magic Touch. It was my idea to call the project Magic Touch. I thought it was just an amazing collaboration between this amazing vocalist and a Western fusion. And then it went super platinum all over the world, and it launched Khan Sahab to a mainstream audience. All of a sudden, Kale Gore was listening to Khan Sahab. Oh, really? That's everybody knows, yeah, no doubt. Every color, the Goras, everybody go crazy when Nusrat Ali Khan voice is there. अच्छा, मैं तानू request करना है कि मैनू तो एडी चंगी पंजाबी आंदी नहीं है ते मैं इंग्लिश से तानू गल्ला कर रही असी मगर मेरे पीसीआर चे मेरे डायरेक्टर मैनू दस रहे हैं कि ना ऑडियंस चे थोड़ी सी चंगी पंजाबी अगर ये थोड़ी जेड़ी उर्दू तुसी गल्ला कर लेओगे ना ते बड़ा ही कोई मज़ा आ जाएगा ते हुण ना ते जो तुहाडे इत्थे लाहौर च फैन है ना वो भी तुहाडी गल्लां बड़े मज़े से सुने तुसी वैसे भी भंगड़ा करदे हो ते भंगड़ा म्यूजिक भी जानदे हो ते भंगड़ा स्टार्स नू भी जानदे हो एवरीवेयर यू वर्क तो इफ यू डू दिस वे ना ते साडा तो माहौल बन जाएगा पुर हो जाएगा ठीक है नहीं आप मिक्स कर लेंगे because मेरी थाड़े अंगर नहीं language the expert I'm not that expert in Punjabi we're going to go आप मिक्स कर लेंगे but you can't speak Punjabi right or you can Punjabi मैं पंजाबी बोलना था थोड़ी I'm not but not as good as you but yes I can no I'm not good but I'll try like you because I'm also from Karachi I'm Urdu speaking but I like Punjabi the language everything I sing songs so that's why I'll see going
to break, and when we're going to come back, right, we're going to talk to you in Punjabi, English, Urdu, little mix, yeah? And I'm going to sing your song right now, so then we'll go for the break. This is one of the famous song जो कि collaborate किया था उन्होंने शबनम मजीद के साथ, और गाना है दिल चीज़ है क्या जाना ये जान भी तुम्हारी है, दिल चीज़ है क्या जाना ये जान भी तुम्हारी है, तेरी बाहों में दम निकले, तेरी बाहों में दम निकले, हसरत ये हमारी है, दिल चीज़ है क्या जाना ये जान भी तुम्हारी है. Take a break. Wow. Thank you. Oh, thank you. Very good. तो break ते जाओ ते जल्दी छेती. Welcome back. You're watching Morning with Fiza. Bali Sahu ji, the musician, world known musician, हमारे साथ मौजूद हैं, तो हम उनसे बात कर रहे हैं. और जी बाली जी, आते हैं हम अपने वापस पॉइंट पे. मुझे कोई ऐसी मेमोरी आपने अपनी बतानी है जब आप अपनी ज़िंदगी में कभी बहुत हर्ट हो गए हो. आपने एक खुशगवार लम्हा बताना है और एक तल्ख लम्हा बताना है. तल्ख हम कहते हैं यानी मोमेंट वेयर यू फील वेरी hot, kind of pain, where you feel very disheartened, and life joy moment where you feel very, very happy and everything. Any two moments, the best moment and the disheartened moment, you need to share. Oof. What do you want to share first? It's a hard one, really. I think. दसना पंजाबी चे, थोड़ा पंजाबी चे दसना ताकि ऑडियंस को पता चले. हाँ, नहीं मनु मैं ना सारी लाइफ यूके च रहा है एंड सानू ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਦ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਦ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਲਾਈਕ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਰੇਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ. ਮੈਂ ਜਦ ਸਕੂਲੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਨਿਆਣੇ ਮੇਰੀ ਪਾਗਲਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਲੋਟ ਆਫ ਦ ਗੋਰੇਸ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਈ ਵਾਸ ਦੀ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਸਰਦਾਰ ਸੀਗਾ ਮੇਰੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ. ਸੋ ਲੋਟ ਆਫ ਦ ਚਿਲਡਰਨ ਕਦੀ ਕਦੀ ਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਦ play time ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ playground ਖੇਡਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਨਾ ਉਹ ਨਾ they used to pick on me. They used to just say ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ they're going to pick on me for whatever reason and bully ਕਰਨਾ and a lot of times ਉਹ ਮੇਰੀ ਪੱਗ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ and I used to tell my teacher and my teacher ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ. so ਜਦ ਮੈਂ ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਸੀਗਾ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਚੋਇਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਕੂਲ ਅੱਛਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਤੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀਗੀ and ਸਕੂਲ ਉਹ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਦਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ. ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਰੇਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਹੁਤ ਮਿਲਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਗੋਰੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਕ ਕਰਦੇ ਆ ਮੇਰੀ ਪੱਗ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬਾਈ ਵੇਲੇ ਐਂਡ ਦੇ ਕਾਲਿੰਗ ਮੀ ਨੇਮਸ ਬੇਸਿਕਲੀ ਐਂਡ ਮੈਂ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਦੂਸਰੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ. ਤਾਂ ਇਟ ਟੁਕ ਕਾਫੀ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਸਕੂਲ ਸੀਗਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਕਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕੀ ਸੀਗੇ. ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਸਕੂਲ ਚਲੋ ਇਹ ਲੈਵਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਕੂਲ ਪਰ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ achieve ਕਰ ਲੂੰਗਾ my dreams which is like my musically ਮੈਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗੂਗਾ ਫਰੈਂਡ ਮੈਨੂੰ ਬਣ ਜਾਓਗੇ. ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਗੋਰੇ ਫਰੈਂਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ. ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਫਟਰ ਲਾਈਕ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਦ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਨਾ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਹੀ ਇੱਕਦਮ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ ਉੱਥੋਂ. ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕੀ ਬਣ ਗਏ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫਰੈਂਡ ਸੀਗੇ ਕਾਲੇ ਫਰੈਂਡ ਸੀਗੇ ਗੋਰੇ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ ਐਕਚੁਅਲੀ. ਐਂਡ ਦੈਨ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦਾ ਟੇਸਟ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹੀ ਬਣ ਗਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣਾ ਦੇਸੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੀ ਤਾਂ ਕਾਲਿਆਂ ਦਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਬਲੈਕ ਮਿਊਜ਼ਿਕ. ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮੇਨ ਮੋਮੈਂਟ ਸੀਗਾ ਜਦ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਆਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਆਹ ਆਡੀਅੰਸ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਰੇਸ਼ੋ ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਿਆ. ਤਾਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਿਆ. ਜੇ ਮੈਂ ਦੂਸਰੇ ਸਕੂਲੇ ਜਾਊਂਗਾ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ ਮੇਬੀ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਜਾਊਂਗਾ. ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਤੂੰ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਜਾ. मैं क्या डॉक्टर नहीं बनना मैं म्यूजिशियन बाली साहब ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਸੇਜ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ. ਮੈਂ ਚਾਹਨੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇਹ ਜੋ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਸੇਜ ਜੋ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਬੁੱਲੀ ਹੋ ਰਹੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੋਂ ਨੂੰ ਚੰਡੇ ਪੈਣ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਭੇਜੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੂਸਰਾ ਸਕੂਲ ਤੇ ਟਰਾਈ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਦੇਣੇ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੇਵੋ ਦੂਜੇ ਸਕੂਲ ਤੇ ਦੇਵੋ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ
ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੋਣਾ ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਤभी ਤਾਦੀ ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਬੱਚੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਤੋਂ ਦਿਓ ਨਾ। ਨਹੀਂ, I think one important message is that ਬਾਈਬਲ ਨਾ ਪੇਰੈਂਟਸ ਸਭ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਨਾਲੇ ਵਰਲਡ ਚੇਂਜ ਬਹੁਤ ਹੋਈ ਆ। ਜਦ ਸਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਯੰਗ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਹੋਰ ਸੀਗੇ, ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੋਰ ਸੀਗੇ, ਐਂਡ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਹੋਰ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਬਹੁਤ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਕਹੂਗਾ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਇਟਸ ਨਾਟ ਅ ਬਿਗ ਥਿੰਗ। ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਬਣ ਜਾਓ। ਸਮਟਾਈਮਸ ਕੋਈ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਇਟ ਡਸਨਟ ਐਗਜ਼ਿਸਟ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਰ ਲਓ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦੇ ਡ੍ਰੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦੇ ਡ੍ਰੀਮਸ ਆ ਸੋ ਵਰਸਟਾਈਲ ਦਾ ਉਹ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕਨਸਟੈਂਟਲੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫੋਰਸ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਫੋਰਸ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੂਗਾ ਮੈਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਆਈ ਵਾਂਟ ਗੋ ਇਨਟੂ ਐਕਟਿੰਗ, ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੁਸ਼ ਕਰੋਗੇ, ਹੈਲਪ ਕਰੋਗੇ, ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਬਣ ਸਕਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੀਪਲ ਅਰਾਊਂਡ ਦ ਵਰਲਡ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ। ਫੈਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਹੋਊਗਾ, occupation. Maliji, what was your happy moment, the most happy moment which you have in your life? Happy moment ਮੇਰਾ I think was ਜਦ ਨਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਬੰਦਾ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਇੰਡੀਅਨ Song ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਪਣਾ ਗਾਣਾ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਚਾਰਟ 'ਚ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ Song ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਟੌਪ ਦਾ ਪੌਪਸ ਤੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਗਾਣਾ ਸੀਗਾ ਦਿਲ ਚੀਜ਼। ਸੋ ਉਹ ਗਾਣਾ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਚਾਰਟਸ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਡੋਰਾਂ ਕਾਫੀ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਆਡੀਅנס ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਗਾਣੇ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਪਏ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਦਿਲ ਚੀਜ਼ ਗਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਗਾਣਾ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ 'ਚ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਫੁੱਲ ਆਪਣਾ ਇੰਡੀਅਨ ਲੈਂਗੁਏਜ Song ਆ, ਜਿਹਦਾ ਇਹ 'ਚ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਰਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ was a groundbreaking moment ਆਪਣੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕੀ ਫੇਰ ਹੱਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦੇਸੀ ਇੰਡੀਅਨ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਗਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਵੀ ਉਰਦੂ ਹੋਊਗਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਊਗਾ, ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਹੋਊਗਾ, ਜੋ ਵੀ ਹੋਊਗਾ, ਇਟ ਡਸਨਟ ਮੈਟਰ ਜੀ। ਬਟ ਆਪਣੇ ਗਾਣੇ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਨਾ ਫਿਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਆਪਣਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਟ੍ਰੈਂਡ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ। ਸੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਗਾਣੇ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਸਟਾਈਲ ਬਣ ਗਏ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਰੈਪ ਹੋਊਗਾ, R&B, ਹਿਪ ਹੌਪ ਹੋਊਗਾ, ਰੇਗੇ ਵੀ ਹੋਊਗਾ, ਭੰਗੜਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਵਰਸਟਾਈਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਗਲੋਬਲੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਟ ਇਫ ਯੂ ਨੋਟਿਸ ਦੈਟ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗਾਣੇ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਆ। There's always still this thing about ਆਪਣੇ ਗਾਣੇ ਵਿਕਦੇ ਬਹੁਤ ਆ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਕਸੈਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਟਿਸਟ ਨੂੰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆਰਟਿਸਟ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਦੇ ਡੂਇੰਗ ਸੋ ਵੈਲ, ਐਂਡ ਆਪਣੇ ਗਾਣੇ ਸਾਰੇ ਕਲੱਬਾਂ 'ਚ ਵੱਜਦੇ ਆ, ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਵੱਜਦੇ ਆ। ਇਟਸ ਗੋਨਾ ਟੇਕ ਅ ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣਾ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਣੇ ਗਾਣੇ ਕ੍ਰਾਸ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। No doubt, it's a big achievement. It's a big achievement. Slowly things will change. Obviously time ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਗਾਣਾ ਕਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਸ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਸਮਟਾਈਮਸ ਮੈਨੂੰ ਗਾਣਾ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਣਾ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਬਟ ਸਮਟਾਈਮਸ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਆਡੀਅנס ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੈਸਟ ਗਾਣਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, नुसरत फतेह अली खान साहब म्यूजिक 'ਚ थे और ਹੁਣ म्यूजिक 'ਚ नहीं है, ठीक है, तो की फर्क है? या अगर म्यूजिक 'ਚ वो नहीं होंदे तो म्यूजिक इंडस्ट्री 'ਚ की फर्क होना सी? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਆਈ ਮੀਨ ਦੇयर इज नो डाउट, ਜਿੱਦਾਂ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਲੈਗੇਸੀ ਲੈਫਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੀ ਲੈਫਟ ਇਸ ਸੱਚ ਅ ਲੈਗੇਸੀ that ਉਹ ਗੈਪ ਕਦੀ ਫਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੋਰਾਂ ਕਾਫੀ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਸੂਫੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਹੋਊਗਾ, ਕਵਾਲੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਹੋਊਗਾ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਸਿੰਗਰ ਸੌਂਗਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਲੋਕੀ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਤਾਂ ਕਨਸਟੈਂਟਲੀ ਸੂਫੀ ਗਾਣੇ ਲੱਭਦੇ ਆ, ਦੇ ਵਾਂਟ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸੂਫੀ ਸੌਂਗ। ਆਪਣੇ ਮੈਂ ਕਲੱਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਉੱਥੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਦੇ go crazy when they hear ਆਪਣੇ ਸੂਫੀ songs. So ਲੋਕੀ ਕਈ ਹੁਣ try ਕਰਦੇ ਆ to imitate Khan Sahab, but you can never imitate Khan Sahab. That's not, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। But ਹਾਂ ਹੁਣ at least ਹੁਣ ਹੋਰ ਵੀ ਕਵਾਲੀ ਸਿੰਗਰਸ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪਸੰਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ obviously ਹੁਣ ਕਈ ਲੋਕੀ ਹੁਣ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਕਵਾਲੀ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਈ ਮਾਡਰਨ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਈ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। So it doesn't matter ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਹੋਊਗਾ, main thing is exposure ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। And I think more and more singers, ਇੰਡੀਆ ਹੋਗਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੋਗਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਹੋਗਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਹੋਗਾ, it makes no difference where the singer is from.
म्यूजिक शुड बी हर्ड है ना, लोगों को म्यूजिक सुनना चाहिए, उन्हें प्लेटफॉर्म ही मिल गए होना, ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਆਪਣਾ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਆਪਣਾ ਕਲਚਰ, ਆਪਣਾ ਸਾਊਂਡ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤਬਲਾ ਨਾ ਪਾਓ, ਢੋਲਕ ਨਾ ਪਾਓ, ਕੋਈ ਆ ਪਾਓ ਆ ਪਾਓ, ਦੇयर इज no one has the right or the rule to say that, I think ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ म्यूजिक ਦਾ। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा बाली जी मैं ये पूछना चाह रही हाँ कि जैसे तुसी पाकिस्तानी सिंगर्स नाल भी काम किया, इन्हां तों भी कोई मैसेज मैं चाह रही हाँ तुसी दो कि आज दे सिंगरां नूं कि वो किस तरह पूरा इंटरनेशनल मार्केट नूं भी कवर कर सकते हैं, जिवें नुसरत अली खान साहब काम करते सी ते हले भी जो नवे सिंगर हैं वो अपने म्यूजिक से किवें अपना मुल्क दा नाम रोशन कर सकते हैं, दे अपना काम दिखा सकते हैं, आज दे सिंगर किवें लेके जा सकते हैं अपने काम नूं अगे? I think ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਸਿੰਪਲ ਆਨਸਰ ਹੈ ਐਕਚੁਅਲੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇੰਨਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਲੋਕੀ ਨਾ ਸਾਡੇ ਗਾਣੇ ਇੰਸਟੈਂਟਲੀ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਹੋਊਗਾ, ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਹੋਊਗਾ, ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾ ਵਰਕ ਦੇਖ ਸਕਦੇ, ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਲੋਕ ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਰਕ ਸਟੈਂਡ ਆਊਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਥੋੜਾ ਮੋਟਾ। ਹੁਣ ਲੋਕੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਆਪਣਾ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਗਾਣੇ ਦਾ। ਗਾਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੀਡੀਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗਾਣਾ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਗੁੱਡ, ਆਪਣਾ ਗਾਣਾ ਅੱਛਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੋਇਟਰੀ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਗੁੱਡ, ਲਿਰਿਕਸ ਅੱਛੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲਿਰਿਕਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਲਿਰਿਕਸ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਗੁੱਡ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਟਰ ਅੱਛੇ ਗਾਣੇ ਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਲਿਖਦੇ ਆ, ਸਿੰਗਰ ਵੀ ਅੱਛਾ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਇਟਸ ਅ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ, ਰਾਈਟਿੰਗ ਅੱਛੀ ਆ, ਸਿੰਗਰ ਵੀ ਅੱਛਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, then फिर पैकेज बनता। फिर जब म्यूजिक भी अच्छा हो जाएगा, फिर then it's a winning success definitely। लोगों ने पसंद करना। कुछ एक ही हफ्ता माइकल जे लास्ट होंगे हैं, क्यों? क्योंकि वो लॉन्ग टर्म नहीं सोचते। मेरे गाने 40 साल पुराने हैं, हले भी बजी जाते हैं रेडियो पे। सो एवरलास्टिंग सॉन्ग बनाए हैं मैं। सो मेरा फॉर्मूला सेम ही होंदा। तुसी ओवरनाइट सक्सेस ना चेस करो, तुसी लॉन्ग टर्म सोचो, टाइम लगूगा। माइकल जैक्सन, तुसी माइकल जैक्सन नाल भी काम किया है? हाँ जी, माइकल जैक्सन ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੰਗਰਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸਿੰਗਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਬਿਗ ਬੀ, ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਯਾ ਆਫ ਕੋਰਸ ਦੈਟਸ ਅ ਗੁੱਡ ਥਿੰਗ। ਤਾਂ ਯਾ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਐਲਬਮ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਲਬਮ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਟੂਡੀਓ ਆ ਕੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਹੀ ਕੇਮ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਟੂ ਯੂਕੇ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਏਬੀ ਬੇਬੀ ਗਾਣੇ ਸਾਰੇ, ਈਰ ਵੀਰ ਫਤਿਹ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਗਾਣੇ ਨਾ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਦੇ ਡੈਡੀ ਨੇ ਲਿਖੇ ਸੀਗੇ। ਹਿਸ ਡੈਡ ਰੋਟ ਦ ਸੌਂਗ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਪੋਇਟਰੀ ਫਿਰ ਰਿਸਾਈਟ ਕਰਕੇ ਨਾ ਫਿਰ ਮੈਂ 뮤직 ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ father used to write songs is a breaking news for us, nobody knows it, and you told us today. Wow. Oh, he was a poet actually. Poem ਬਹੁਤ ਲਿਖਦਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਿਸਟਰ ਬੱਚਨ told me, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆ ਗਾਣੇ ਮੇਰੇ ਹੈਗੇ ਫਾਦਰ ਦੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਗਾਣੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ 뮤직 ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਮੇਰਾ 뮤직 ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੈਸਟਰਨ ਸਾਊਂਡ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, I'll do it for you। ਸੋ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਕभी कभी ਵੀ ਮੇਰਾ ਸੀਗਾ ਫੇਵਰਿਟ ਸੌਂਗ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਮਿਸਟਰ ਬੱਚਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕभी कभी ਦੁਆਰਾ ਕਰੋ। ਸਾਧਨਾ ਸਰਗਮ ਸੀਗੀ ਕੁੜੀ, ਉਹਦਾ ਵੌਇਸ ਮੈਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਧਨਾ ਸਰਗਮ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ। ਯੈਸ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਬਣਾਏ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਦਾ ਰੈਕੋਰਡ ਕੰਪਨੀ ਇਹ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। तो record company in the now big B records hai. Acha, we all miss Michael Jackson as well, because we have really last few minutes left. I just want to know, you worked with Michael Jackson, the legend singer. Can you just share some good thing about him as well? कोई चंगी मेमोरी जो पूरी दुनिया नु याद रहे, क्योंकि हर बंदे के अंदर, मेरे अंदर भी माइकल जैक्सन पाया जाता है, सारे दे अंदर द माइकल जैक्सन है। मैं तो माइकल जैक्सन ਦਾ नंबर 1 फैन ਸੀਗਾ ਜਦ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। So for me it was a privilege, it was an honor। ਮਾਈਕਲ ਜੈਕਸਨ ਦਾ ਕਨਸਰਟ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੇਨਸਟ੍ਰੀਮ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਚਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ। ਸਾਡਾ ਗਾਣਾ ਨਾ ਮੇਨਸਟ੍ਰੀਮ ਸੀਗਾ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਸੋ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਏਸ਼ੀਅਨ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਟਿਸਟ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਜ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਬੰਬੇ ਟੂਰ ਦੇ ਤੇ। ਮਾਈਕਲ ਜੈਕਸਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਸਾਨੂੰ ਬੈਲੀ ਸਗੂ ਸਾਡੇ ਓਪਨਿੰਗ ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਆਵੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਲਾਈਵ ਤੇ ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਗਾਣੇ ਗਾਏ, ਸਾਰੇ ਗਾਣੇ ਕੀਤੇ। ਸਾਈਡ ਤੇ ਮਾਈਕਲ ਜੈਕਸਨ ਖੜਾ ਸਟੇਜ ਤੇ ਨੱਚ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਇਟ ਵਾਸ ਅ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ। ਤਾਂ ਯਾ ਇਟ ਵਾਸ ਗੁੱਡ। ਵਾਓ ਬਾਲੀ ਜੀ, ਇਟ ਵਾਸ ਵੰਡਰਫੁਲ ਟਾਕਿੰਗ ਟੂ ਯੂ। एंड तुसी एडे वड्डे स्टार हो, असी तो अभी भी यकीन नहीं कर रहा कि तुसी एडा टाइम दिता मैनू ते मेरे नाल इतनी चंगी मेमोरीज तुसी शेयर किता। एंड आई ऑफनली कम टू यूके, मेरे महीने च 2 चक्कर तो यूके लगते ही लगते।
क्योंकि सॉन्ग्स गाने होंगे हैं तो जाना होता है तो वीडियो होती है, क्योंकि रिसेंटली आप स्टार्टड मेरी जी जो लोग कंपनी है तो उत्थे होंदी है तो मैंने जाना पैंदा है। असी तुहानू कॉन्टैक्ट करना है तो तुहानू नाल मिलना है, ठीक है जी? तुसी मैनू टाइम भी देना है। ए चंगी गुफ्तगू दा तुहानू मैं बहुत दुआवा, पूरे पाकिस्तान की तरफ से दुआवा, अल्लाह ताला तुहानू बहुत इज्जत देवे, सेहत दे, खुशियाँ दे, घर बार दा सुकून दे, और इसी तरह तुसी चंगा काम ना साडे लिए करो। बस बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच साबिनो, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी साबिनो, मेरे वालों बहुत शुक्रिया। सत श्री अकाल, सत श्री अकाल, सत श्री अकाल, सत श्री अकाल। Wow, what a personality with us, Bali Sagu Saab. I had a great conversation and no doubt इतने बिग स्टार हैं, उन्होंने हमें टाइम दे दिया, हमसे इतनी बात की, कितनी पर्सनल्स हमारे साथ बात शेयर की। अब हम चलते हैं ब्रेक की तरफ, और ब्रेक के लिए इन्हीं का बड़ा खूबसूरत सा गाना ये जो नुसरत अली खान साहब के साथ इन्होंने किया था, ठीक है? मेरा पिया घर आया ओ राम जी, ये इंडिया का है। ओ लाल जी मेरा पिया घर आया ओ लाल जी। ब्रेक। वेलकम बैक। और डॉक्टर साहब ये पूछना चाह रही थी मैं कि कब पेरेंट्स को जो है डॉक्टर के पास जाना चाहिए, परेशान होना चाहिए, और वो किस तरीके से मेजर कर सकते हैं अपने बच्चों की हाइट को कि बढ़ नहीं रही? मैं आपको फिगर्स बता देता हूँ। बच्चा जनरली पैदा होता है 47 to 53 सेंटीमीटर्स का, 1 ईयर पे 75 सेंटीमीटर, 2 ईयर्स पे अराउंड 85 यानी 85 सेंटीमीटर, 3 ईयर्स पे अराउंड 95 सेंटीमीटर, और 4 साल पे 100 सेंटीमीटर। 4 साल के बाद हर साल 5 to 7 सेंटीमीटर बालिग होने तक। तो जनरली वालिदैन ने फिगर को ज़हन में रखें तो मेजर करके, अगर बच्चा 2 साल से ऊपर हो तो दीवार के अगेंस्ट मेजर किया जाता है सेंटीमीटर्स में, इसको स्ट्रेट खड़ा किया जाए, और 2 साल से नीचे बच्चे को लिटा के मेजर किया जाता है। ओके। ये जो पोल्यूटेड एनवायरनमेंट होता है, क्या ये बच्चों की नशोनुमा को हर्ज करता है, इफेक्ट करता है? पोल्यूशन बिल्कुल इफेक्ट करती है। पोल्यूशन से इन्फेक्शंस बार बार होने का, स्पेशली रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, नमोनिया, छाती ख़राब, चुनाचे जो बच्चे बार बार इन्फेक्शन का शिकार होते हैं, डेफिनेटली उनकी सेहत का, उनके वज़न का, उनके कद का फ़र्क पड़ता है। अच्छा, और ये जो मेंटल स्ट्रेस होती है या फिर घर का ख़राब होना, तो वो बच्चों की मेंटल स्ट्रेस, ये तो इन्वायरमेंट मैटर करती है। बच्चा हर वक्त स्ट्रेस में रहेगा तो उसके वो हार्मोन्स एक्टिव रहेंगे जो स्ट्रेस वाले हैं, और वो उसकी ग्रोथ को उतना अच्छा होने नहीं देंगे। हैप्पी बच्चे के जो हार्मोन्स होते हैं वो डेफिनेटली उसको ज़्यादा अच्छा ग्रो करते हैं। प्रोसेस फूड की मैं आपसे ज़रूर बात करना चाहूँगा कि प्लीज़ मैं वालिदैन से इल्तमास करूँगा कि जब आप बहुत सारा प्रोसेस फूड या बाज़ार की चीज़ें खिलाते हैं, जंक फूड खिलाते हैं, तो बच्चा उसमें जो कैलोरीज इस्तेमाल कर लेता है वो बहुत अच्छी नहीं होती। आप सादी ज़ुबान में पंजाबी में कह लें फोकी कैलोरीज होती हैं, उससे बच्चे का वेट गेन नहीं होता, हाइट अच्छी नहीं होती, चुनाचे बच्चा दूसरी डाइट छोड़ के वो प्रेफर करता है। वो खरीदते तो वालिदैन है ना जी, कहते हैं हमारा बच्चा फलां चीज़ नहीं छोड़ता, खरीदने वाले वालिदैन हैं। आदत भी तो वालिदैन डालते हैं जी, बिल्कुल ऐसे फिक्स करते हैं। फिर ये कि दूध में पानी मिला के जो लोग देते हैं, स्पेशली किसी जगह मजबूरी है, माँ दस्तयाब नहीं है, बीमार है, कोई अल्लाह को प्यारी हो गई, और गाय भैंस का जो कोई भी दूध दिया उसमें इतना पानी मिला गया, उसकी कैलोरीज कॉम्प्रोमाइज़ कर दी, बच्चे में खून की कमी हो जाती है। फिर जो बहुत ज़्यादा दूध पिलाते हैं कि बच्चा 3-3, 4-4 साल का है लेकिन 6-6 दफ़ा, 5-5 दफ़ा दूध पीता है फीडर की शक्ल में, वो बच्चे भी ग्रोथ अच्छी नहीं करते। तो खुराक को, डाइवर्स को सही रखना बहुत ज़रूरी है। प्रोसेस फूड से, हैंड वॉशिंग से, डाइट को मेंटेन करना, और कद को आपने जो करना है ना वो प्रैक्टिकली देयर इज़ नो आपको टॉनिक ऐसे नहीं होते जो कद बढ़ा सके। तो सर क्या ये जो हार्मोन्स की कमी होती है ये भी बच्चों की फिजिकल ग्रोथ को मुतासर करती है? देखिए, हार्मोन की कमी प्रॉपर डिजीजेस है। अच्छा। ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी है, ड्वार्फिज्म है, छोटे कद के लोग माशरे में हम देखते हैं, वो एक अलग कहानी है, वो अलग चीज़ें डेफिनेटली। वो ट्रीटेबल है वैसे? वो ट्रीटेबल बिल्कुल, ग्रोथ हार्मोन दस्तयाब है, आप टाइम पे डायग्नोज करते हैं, टाइम पे ट्रीट करते हैं, बच्चों के कद पूरे होते हैं, वो दैट्स नॉट एन इशू। हमें इशू आता है जहाँ प्रॉपर आप स्टंटिंग अपने बच्चों की खुद ही, अब आप इसको फोकस कर लें। पॉइंट 1 एडोलेसेंट हेल्थ, जवान बच्चा, वहाँ से हम अपनी फोकस करते हैं। पाकिस्तान की पूरी स्ट्रैटेजी है इसके ऊपर, एडोलेसेंट ग्रोथ के ऊपर। प्रेग्नेंट मदर की फोकस करना, थ्रू आउट उसका अल्ट्रासाउंड हो, बच्चा मेजर होता रहे ताकि इन टाइम पता चले बच्चा छोटा है कि माँ की डाइट बेहतर की जाए, माँ के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पूरे रखे जाएँ। डिलीवरी के बाद मदर फीड होना, 6 महीने के बाद खुराक ऐड करना, और कोशिश करना कि अब देखें ना, एक बच्चा जो 2 साल, 2.5 साल, 3 साल का होता है उसको दिन में एक मुनासिब मिकदार को 20% कैलोरीज आपको डेली से चाहिए होती है। जब आप 4-4, 5-5 दफ़ा उसको फीडर से दूध पिलाते हैं तो आप 70-80% कैलोरीज दूध से पूरी करते हैं। चुनाचे बच्चा डाइवर्स खुराक पे आता ही नहीं।
सर ये जो कोई ख़ास एज होती है, अगर उसमें बच्चों की फ़िज़िकल ग्रोथ रुकना वो रुक जाए तो फिर क्या ख़तरनाक हो जाती है? देखिए, ग्रोथ रुकती नहीं होती, स्लो डाउन कर जाती। आप जब एक बच्चे के बढ़ने की स्पीड है ना, 1 साल तक बच्चा रफली 10 kg का हो तो 2 kg पर ईयर है। 2 साल पे आप 12 किलो रख लीजिए, 3 साल पे 14 किलो रख लीजिए, 4 साल पे 16, 5 साल पे 18। अब एक बच्चा 2 kg पर ईयर की बजाय 1.5 kg या 1 kg पर ईयर ग्रो करेगा तो डेफिनेटली वो 5 साल पे जाके कहीं पीछे रह जाएगा। तो ये आपकी डाइटरी हैबिट्स, आपका इन्वायरमेंट, बच्चे को एक्सरसाइज एक्टिविटी, आजकल स्क्रीन टाइम में हमें बहुत बॉदर किया हुआ है कि बच्चों को लोग लेके बाहर कम निकलते हैं और उसको एक्सरसाइज एक्टिविटी पे कम निकालते हैं, जिससे कुछ बच्चे मोटे हो रहे हैं, ओबीस, उनके भी हार्मोन डिस्टर्ब हो रहे हैं। जी बिल्कुल, उनके हार्मोन, उनके भी हाइट के इश्यूज आ रहे हैं। और कुछ बच्चे कम खुराक खाना और सारा वक्त मोबाइल पे बिजी रहना, इन चीज़ों पे फोकस करना। जैसे आपने एक तो ये बताया कि फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं है, घर पे बिठा दिया है, मोबाइल टाइम ज़्यादा हो गया। पेरेंट्स को कोई ऐसा मैसेज ज़रूर दे दीजिए जिससे उनको पता चल जाए कि उनके बच्चों की हाइट वो किस तरह से बढ़ा सकते हैं। आपको दोबारा भी इन्वाइट करेंगे, टॉपिक क्योंकि बड़ा है, हाइट को बढ़ाने का बेसिक्स वही है। मैं सिर्फ एक रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपका बच्चा खाता नहीं है, कोई बाजार की चीज़, सब्ज़ी, फल इस्तेमाल नहीं करता, उसको लेके जाइए मार्केट में, वो तमाम चीज़ें उसके हाथ से परचेजिंग में उसको शामिल कीजिए। ये रिसर्च है कि जो बच्चे इन चीज़ों में खुद प्रोसेस का हिस्सा बनते हैं उनकी एक्सेप्टेंस ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू जिसके सामने बादशाह सलामत के सामने यूं करके खाना ला के रखा, मोबाइल सामने रखा, उसको खाने पे लगाने की कोशिश की। जो बच्चा आपके साथ जाता है, एक चीज़ को ख़रीदता है, हर चीज़ की लुक एंड फील होती है, लुक एंड फील होती है, उसकी ऑरा होती है, स्मेल होती है। वो किचन में देखता, माँ ने काटा, उसने देखा, माँ ने बनाया, फिर वो चीज़ सामने आई, उसकी एक्सेप्टेंस लेवल बेहतर। बहुत अच्छी टिप दी है, बहुत अच्छी टिप दी है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपके टाइम का शुक्रिया, आपने बड़ी सी एक हमें गाइड किया। टॉपिक जो है मुझे बहुत ये लगा कि इम्पोर्टेंट भी है और थोड़ा सा बड़ा भी है। एक बार आपको और बुलाना पड़ेगा, आप प्लीज़ मदू होइएगा अपने अब जितनी भी ऑडियंस है उनके लिए। और नाज़रीन, इसी तरह हमारा प्रोग्राम देखते रहिए, हम आपके साथ ही हैं। आपको मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, यू वॉचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। नाज़रीन, अब हम बात करेंगे जो बच्चों की नशोनुमा है उसके ऊपर, ख़ास तौर पे स्टंटेड ग्रोथ के ऊपर। हमें पता नहीं चलता कि हम कुछ ऐसी गलतियां कर जाते हैं प्रेगनेंसी के दौरान, प्रेगनेंसी से पहले या फिर प्रेगनेंसी के बाद जब बच्चा पैदा होता है तो हमें पता नहीं चलता कि हमने बच्चों को ऐसी क्या ग़िज़ा खिलानी है, कौन से ऐसे प्रिकॉशंस हैं जो रखने हैं या अपनी डाइट का कुछ ख्याल रखना है। बहुत से ऐसे सिनेरियोज़ में हमें चीज़ों की समझ कोई नहीं होती और हम बच्चे की सिर्फ ये देख रहे होते हैं कि अगर मुझे भूख लग रही है तो उसका मतलब है कि बच्चा कुछ खाने को मांग रहा है, अगर फिर मुझे दोबारा डबल डोज भूख लग रही तो उसका मतलब है बच्चा फिर भूखा। हम इस तरीके से खाने को जो है ना टेक ले रहे होते हैं और दूसरे लोग भी कहते हैं कमज़ोर होती जा रही हो, ठीक है, प्रेग्नेंट हो, कुछ खाओ, यही बातें सुनने को मिलती हैं। हम ज़बरदस्ती कुछ ना कुछ ओवर ईटिंग करते रहते हैं, मगर हम तो उसमें ये समझते ही कोई नहीं है कि बच्चे की जो नशोनुमा होनी है, जो माँ के पेट के कोख से भी होनी है, फिर पैदा होने से 5 साल तक की उम्र में जो एक उसकी स्टंटेड ग्रोथ होती है, उसके बारे में हम सोचते नहीं। फिर बाद में हम परेशान होते हैं, लोगों को लिख रहे होते हैं, मैसेजेस कर रहे होते हैं, यार बच्चे की हाइट कैसे बढ़ती है, यार इसकी हाइट कम है, इसकी ज़्यादा है। और ये फिर इस पे आज डिटेल बात करेंगे, कॉल्स भी शामिल कर सकते हैं। अगर किसी के साथ ऐसी कोई परेशानी है कि वो समझ नहीं पा रहा कि उनके बच्चों की हाइट क्यों नहीं बढ़ रही, तो आप प्लीज़ हमसे यहाँ पे रुजू करें। हमारे पास ज़बरदस्त प्रोफेसर डॉक्टर जो है मौजूद हैं, जुनैद रशीद साहब, चिल्ड्रन हॉस्पिटल से, ख़ास तौर पे हमने इनको मधु किया है। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू फॉर कमिंग। बहुत शुक्रिया आपके बुलाने का। सर, सबसे पहले तो मुझे बताइएगा स्टंटेड ग्रोथ जो है ये होती क्या है, ये किस तरीके से पहचानी जा सकती है कि ये जो है हमारे बच्चे को मसला चल रहा है? देखिए, 2-3 टर्मिनोलॉजीज़ हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले स्टंटेड ग्रोथ हम डिफ़ाइन करते हैं, WHO की एक डेफिनेशन है कि किसी भी पॉपुलेशन में 2 स्टैंडर्ड डेविएशन से नीचे अगर एक बच्चे का कद होगा, है टेक्निकल लैंग्वेज लेकिन डेफिनेशन आपको दुरुस्त बतानी ज़रूरी है, उसको हम स्टंटेड ग्रोथ कहते हैं। यानी एक बच्चा अपनी उम्र की मुनासिबत से छोटे कद का हो, ना सिर्फ छोटे कद का हो बल्कि उसकी ज़हनी नशोनुमा भी कुछ ना कुछ उस मुनासिबत से कम हो, क्योंकि वो कहीं ना कहीं खुराक की कमी से ये चीज़ जुड़ी होती है। अच्छा, तो फिर ये हम क्या इसकी पहचान किस तरह से करें? बच्चे की जो मेंटल हेल्थ होती है और जो फिज़िकल हेल्थ है वो हमें ही समझ आ नहीं रहा होता कि जो हाइट रुक गई है, हम कहते हैं ना कि 20 साल तक चांद से बढ़ती रहेगी, यही बात करते हैं लोग, तो ये हमें कैसे पता चलेगा कि रुकी हुई है जो हाइट? देखिए, स्टैंडर्ड मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली ना एक एडोलेसेंट हेल्थ है, एक सेहतमंद जवान बच्चा और बच्ची, देन वहाँ से एक प्रेगनेंसी का सिलसिला स्टार्ट होता है, मैटरनल हेल्थ है कि माँ जब प्रेग्नेंट होती है तो उसको किन खुराकों की इंपॉर्टेंस है। मसलन आप प्रेगनेंसी के दौरान माँ की डाइट अच्छी रखते हैं, विटामिन डी, जिंक, आयोडीन, आयरन, कैल्शियम, फॉलिक एसिड,
इनकी खुराकों पे आप फोकस करते हैं जिनसे माँ की नशोनुमा या बच्चे की नशोनुमा माँ के पेट में अच्छी होती है। इसका मतलब है प्रेगनेंसी पहले से ये शुरू कर देना चाहिए। जी बिल्कुल। मोस्टली तो जिंक लोग खा रहे हैं, मगर आपने और भी चीज़ें ऐड की हैं, ये सारी भी बता दें। देखिए मैं दोबारा आपको दोहराता हूँ कि आयोडीन बहुत इंपॉर्टेंट है, कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट है हड्डियों की ग्रोथ के लिए, विटामिन डी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ना लिया जाए कैल्शियम हजम नहीं होता। अच्छा। देन जिंक बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉलिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत सारे बर्थ डिफेक्ट्स को रोकने के लिए, प्रोटीन डाइट इंपॉर्टेंट है जो आपको दालों में मिलती है, लेग्यूम्स में, आपको एनिमल प्रोटीन में जिसका गोश्त में या अंडे में मिल सकती है। तो माँ की खुराक से बच्चे की नशोनुमा का डायरेक्ट ताल्लुक है। फिर विटामिन ऑब्वियसली सप्लीमेंट होते हैं, क्योंकि अगर एक बच्चा माँ के जिस्म में छोटे कद का यानी 45 सेंटीमीटर से नीचे का पैदा हो तो उसका कद बाद में बढ़ाना बहुत आसान नहीं होता। सर एक सवाल मेरे जहन में घूम रहा है, मुझे लगता है मुझे पूछना चाहिए, क्योंकि काफ़ी जगह ये अलमिया है और समझ भी नहीं आता इसकी ये मिथ है सही है। अब सवाल मेरा बड़ा गौर से सुनिएगा कि एक मुर्गी है और एक मुर्गा है, उनके मेल से ठीक है एक जो अंडा बनता है वो होता है देसी अंडा, ठीक है, जिसमें बड़ी ज़्यादा प्रोटीन्स वाक़िर मिक़दार में जो है वो पाई जाती हैं, ठीक है। अगर अब जो अंडे हम लोग खा रहे होते हैं सफ़ेदी वाले सफ़ेद अंडे, वो अंडा ये होता है कि भाई उसको प्रेशर इंजेक्शन का लगाया जाता है कि उसको जो है डिलीवरी पेन हो और उसके बाद वो अंडा पैदा होता है, ठीक है, और वो उनको उस डेज़ में पैदा होता है जो डेज़ एक डिफरेंट डेज़ होते हैं। तो वो वाला अंडा जो है वो जो हम खा रहे हैं उसमें क्या प्रोटीन्स हमें मिलेगा, उसमें क्या नशोनमा मिलेगा, क्या वो हम खा सकते हैं? इज़ दैट द सेम प्रोटीन अगर हम कंपेयर करें वो देसी प्रोटीन के साथ? देखिए डेफिनेटली डिफरेंस तो है देसी अंडे का और ये जो हम दूसरा अंडा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये अंडा भी ठीक है, इसकी इंग्रेडिएंट्स भी मुनासिब होते हैं। क्योंकि सबसे ज़्यादा तो प्रेगनेंसी और उससे पहले अंडा और बच्चा पैदा हो जाता है उसको भी अंडे पे डाल देते, कच्चे अंडे की जल्दियाँ खिला रहे हैं वो एक अलग चीज़ है। नहीं देखिए प्लीज़ मैं 1 बाय 1 बात करता हूँ ना। हमने कहा एक बच्चा अच्छे वजन का पैदा होना चाहिए, पहली बात 2500 ग्राम 2.5 किलो से ऊपर का बच्चा अच्छे वजन का बच्चा गिना जाता है, कम से कम 2.5 किलो, इससे नीचे हम उसको कहते हैं लो बर्थ वेट। अब अगर 1 in 5 बच्चे पाकिस्तान में लो बर्थ वेट पैदा होंगे तो मींस एवरी 5th चाइल्ड कैन हैव अ पॉसिबिलिटी कि वो अच्छी ग्रोथ उतनी अच्छी शायद ना कर सके। पाकिस्तान का स्टंटिंग करीबन 40% है। 2019 के डाटा के मुताबिक 40% बच्चे पाकिस्तान में छोटे कद के रह जाने का अंदेशा है। फिर उसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है मदर फीड। हम जिस चीज़ को लैक कर रहे हैं इस वक्त कि माँ का दूध अल्लाह पाक का हुक्म है, कुरान में फरमाया है, उसके तमाम इंग्रेडिएंट्स बच्चे की ज़हनी ग्रोथ के लिए, जिस्मानी ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी हैं। 2 साल तक 2 साल तक। अब उसमें जब हम फीडर पहले दिन से या शुरू से या कोई और फार्मूला शुरू करते हैं या गाय भैंस का दूध शुरू या एनिमल मिल्क स्टार्ट करते हैं तो वहीं से हम एक ऐसी बुनियाद रखते हैं जहाँ से बच्चे की क़ुव्वत मुदाफ़ियत, बच्चे में बार बार बीमार होने के मसाइल जन्म लेना शुरू हो सकते हैं। बिकॉज माँ का दूध इम्यूनिटी देता है, माँ का दूध इतना ज़बरदस्त ब्रेन डेवलप करता है कि बच्चों का IQ कितने फ़ीसद आम बच्चों से ज़्यादा होता है जो बच्चे मदर फीड पे होते हैं। फिर 6 माह तक जब माँ का दूध आप एक्सक्लूसिव पिलाते हैं, कोई और चीज़ नहीं, बिकॉज भूख प्यास प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट हर चीज़ पूरी दस्तयाब है अल्लाह के निज़ाम के तहत। 6 महीने पे आप खुराक ऐड करते हैं। खुराक का ताल्लुक इसमें 2-3 चीज़ें होती हैं। फूड डाइवर्सिटी, कितना डाइवर्स फूड हम दे रहे हैं, मील फ्रीक्वेंसी, दिन में कितनी बार देना चाहिए, मील क्वांटिटी, उसको कितनी मिकदार में देना चाहिए, एंड मील टाइप के प्यूरी फॉर्म में देना है या उसको फिंगर फूड जिसको कद्दूकश हम कहते हैं उस तरह करके देना है। इसका एक स्टैंडर्ड एक मेथड है कि आप बच्चे को मुख्तलिफ फूड के ग्रुप्स हैं, पाकिस्तान की प्रॉपर डाइटरी गाइडलाइंस हैं, वो एक पूरा बुकलेट छपा हुआ है, PDF पे मौजूद है, नेशनल जो है डाइटरी गाइडलाइंस 2018 का छपा हुआ है, उसमें खुराक की सारी तफासिल मौजूद हैं कि 6 ग्रुप्स हैं खुराक के। जनरली अनाज है, गंदम चावल मकई जौ, फिर उसके बाद सब्ज़ियां हैं, फल हैं, फिर प्रोटीन्स हैं, एनिमल प्रोटीन्स जो गोश्त अंडा मछली, और प्लांट प्रोटीन्स जो दालें वगैरह चने वगैरह, फिर घी है, फिर लाइक दूध से बनी चीज़ें हैं, मक्खन पनीर देसी घी वगैरह। इनमें से बहुत सारी चीज़ें आम घरों में जहाँ खालिस दूध हो वहाँ देसी घी भी दस्तयाब हो सकता है, पनीर भी दस्तयाब हो सकता है। अनफॉर्चुनेटली जब बच्चा शुरू से ही डब्बे के दूध पे या फार्मूला पे या किसी और दूध पे आता है तो कंपैरेटिवली इम्यूनिटी कम रहती है। ठीक है। हर दूध के अपने फ़ायदे हैं, मैं किसी दूध को गलत नहीं कहूँगा, लेकिन आप जो बात बता रहे हैं मदर फीड प्रायोरिटी है। बेटर टू फीड। अच्छा, हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो आपसे पूछेंगे कि ये जो हाइट है ये हम किस तरह से मेजर कर सकते हैं बच्चे की, और हमें किस वक्त डॉक्टर के पास जाना चाहिए। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिजा। मेरे साथ ज़बरदस्त गेस्ट मौजूद हैं क्योंकि हम आज बात करेंगे
एंटी एजिंग के ऊपर, और एंटी एजिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वाई? बिकॉज आज से तो मैं अगर देखूँ बहुत पहले जाएँ तो जो एजिंग थी वो 40 साल के बाद भी शुरू नहीं होती थी, 45, 46 के बाद थोड़ी बहुत स्किन अपना इलास्टिक ड्रॉप करती थी और खालिश ग़िज़ाएँ होती थी, अच्छा कोलेजन होता था फेस वगैरह पे, फेस टाइट होता था, देसी नुस्खे टोटके इस्तेमाल किए जाते थे, लोग बड़ा घरेलू चीज़ों पे बिलीव करते थे, अच्छी ग़िज़ा पे बिलीव करते थे लगाने और खाने में। मगर अब जो दुनिया है वो ना ही तो खालिश चीज़ें खाती है ना अपना ख्याल रखती है। डाइटिंग कर के लड़कियों ने छोटी छोटी उम्र में अपनी एजिंग जो है स्टार्ट करवा दी है। मैं तो कहती हूँ 20 साल की उम्र की लड़की देखती हूँ तो उसके गहरे गड्ढे वाले लाफ लाइन शुरू हो जाते हैं, लिप्स के ड्रूप हो जाते हैं साइड कॉर्नर्स। वाई? इट्स ऑल द एजिंग। आँख के नीचे उसके डार्क सर्कल्स के साथ साथ उसको रिंकल्स नमूदार होना शुरू हो जाते हैं, रात की जाग से, टेंशन से, परेशानियों से, या डीप कम लाइट में पढ़ाई करने से। मगर जो भी है, जो भी प्रोसेस है, एजिंग तो स्टार्ट हो जाती है। अब इसको कैसे हल करना है, कैसे ठीक करना है, इसके लिए हमारे पास ज़बरदस्त नैयर आपा जो है, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, हमारे साथ मौजूद हैं। और लड़कियों, आज तुम लोगों को पता चलेगा कि घर बैठ के एंटी एजिंग जो है चीज़ें कैसे बना सकते हैं, कैसे लगा सकते हैं और कैसे अपनी एज को रोक सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी तबीयत है? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत थैंक यू फॉर कमिंग। अच्छा, बहुत टाइम के बाद आज आप हमारे पास ऐसे सोलो आके बैठी हैं, है ना जी? मैंने ये कहा कि आज आपको सिर्फ सोलो सुनेंगे, आपके सारे जो एजिंग वाले नुस्खे हैं वो आप हमें बताती जाएंगी, ठीक है ना? चलिए जी, सबसे पहले तो हम ये शुरू करते हैं कि आज के दौर में हमेशा अगर कोई जवान लगना चाहता है तो वो कैसे लग सकता है? हाँ जी, यंग रहने के लिए सबसे पहले तो जो है ना, अपने आप को इंटरनली आपने पॉजिटिव रखना है। असल चीज़ ये है, किसी ने छोटी बात कह दी, मैंने देखा है कि बच्चियाँ जो है वो जलती कुड़ती रहती हैं, उसने ये कह दिया, उसके लिए नेगेटिव थॉट्स जब आपके दिमाग में आती है तो फिर उस पर आपके फेस के एक्सप्रेशंस, माथे पे बल और गुस्से वाले एक्सप्रेशंस, तो वो आपके फेस के ऊपर वो लाइन जो एक एज के बाद आनी है, वो आपकी कम एज के अंदर आपके इस बिहेवियर की वजह से फिक्स होना शुरू हो जाती हैं। और जब ये वाली जो लाइंस आपके फेस के ऊपर आ जाती हैं ना, इसको फिर वो सर्जरीज वगैरह के साथ तो जो है वो रिमूव किया जा सकता है, अदरवाइज़ ये फिक्स हो जाती हैं। तो इसलिए कोशिश करें कि थोड़ा सा जो है वो पॉजिटिव रहें, अच्छी चीज़ों को जो है वो पिक करें, अपना जो इन्वायरमेंट है वो अच्छा रखें, थोड़ा सा जो क्वालिटी टाइम है वो अपने लिए निकाल लें। हम लोग जो है ना वो इतने ज़्यादा जो है वो बिज़ी हो चुके हुए हैं कि बस काम काम काम, और अगर थोड़ा सा फारिग भी होते हैं तो वो फिर हम मोबाइल में बिज़ी रहते हैं, हम अपने आप को टाइम नहीं देते। तो कोशिश करें ज़्यादा नहीं, आधा 1 घंटा आप यहाँ फ्रेश एयर में चले जाएँ, आप वॉक करें, फैमिली में बैठे हंसें खेलें। उससे ये होगा कि आप जो है वो जब अंदर से फ्रेश होगे तो आपके चेहरे के ऊपर लाजमी फ्रेशनेस आएगी। नंबर 1। हाँ जी। नंबर 2, उसमें फिर ये होता है कि आजकल जो मोस्टली मैंने देखा है, घरों के अंदर बच्चों छोटे बच्चे जो हैं वो फ्रूट्स वेजिस से भागते हैं। उन्हें कोई घर में सब्ज़ी पकी हुई है तो मैं इतनी हैरान हो रही होती हूँ कि कोई सब्ज़ी नहीं खानी, फल पड़े हुए हैं, गल सड़ रहे हैं, बच्चों ने फल नहीं खाने। तो इन चीज़ों की जो है वो आदत लाजमी, फ्रेश जो है वो आपके फ्रूट्स और वेजीज़, क्योंकि वो तमाम उसके अंदर मिनरल्स हैं, वाइटामिन्स हैं, वो तमाम एसेंशियल जो है वो न्यूट्रिएंट्स हैं जो आपकी बॉडी को इंटरनली हेल्दी होने के लिए चाहिए। अंदर से आपकी बॉडी हेल्दी होगी। आप देखें कि चाइनीज़ लोगों को देखें, वो 70 साल 80 साल में भी ये उनकी स्किन शीशे की तरह चमक रही होती है और बिल्कुल फिट हैं। तो हमारे यहाँ पे ये है कि हम नेचर से जो है वो बहुत ज़्यादा दूर हो गए हुए हैं। हमने अपना जो लाइफस्टाइल है ना, वो हम लोगों ने अपना बहुत पुअर कर लिया हुआ है। तो अब एंटी एजिंग के लिए कोई ऐसी टिप्स ज़रूर बता दीजिए, जो गाढ़ी खड्डी लाइंस होती हैं, रिंकल्स होते हैं, उससे कैसे बचा जा सकता है, कैसे महफूज रह सकते हैं? हाँ जी, जैसे अब ये देखें, हम आने वाली सर्दियाँ हैं, क्योंकि गर्मियों के अंदर कोई भी आप ऑयली चीज़ें इनटेक नहीं कर सकते, क्योंकि ऑलरेडी गर्मी की वजह से जो है वो आपकी स्किन ऑयली, वेदर ऑयली। और ये जैसे ही ये देखें सर्दियों का मौसम स्टार्ट होता है, सर्दियाँ आप देखें अब 3 से 4 माह रहती हैं, तो सर्दी का मौसम स्टार्ट होते साथ ही हमारे जो फ्रूट्स हैं, जिसके अंदर आप देखें कि गाजर जो है वो बहुत ज़्यादा आ जाती है, खुबानी है, आड़ू है, ये वो वाले फ्रूट्स हैं कि जो एंटी एजिंग के लिए, इनके अंदर रिच विटामिन ए है। विटामिन ए आपको पता है, ब्यूटी विटामिन ए, ई, विटामिन सी, ये तमाम, हाँ जी, ये तमाम वो विटामिन हैं कि आप कोई भी अच्छी आप सीरम देख लें, आप कोई भी जो है वो ब्यूटी क्रीम्स देख लें, उसके अंदर ये इंग्रेडिएंट्स ऐड होते हैं। तो जब वो लगाने में इतने बेनिफिशियल हैं, और पता नहीं उनमें होते भी हैं कि नहीं होते,
होते, बहुत कम प्रोडक्ट हैं कि जिनके अंदर ऑर्गेनिक ये चीज़ें ऐड होती हैं। तो जो ये चीज़ें लगाने में इतनी इफ़ेक्टिव हैं फ़िज़ा, तो खाने में कितनी ज़्यादा जो है वो इफ़ेक्टिव होंगी। अब ये देखें, जो लोग बचना चाह रहे हैं, जैसे 30+ ख़वातीन हैं, वो चाह रही हैं कि उनके ऊपर एजिंग जल्दी ना आए, बुढ़ापा जल्दी ना आए, उनकी स्किन ख़राब ना हो, झुर्रियाँ ना आए, जोड़ों में दर्दें ना हो, ठीक है। तो उसके लिए सबसे बेहतरीन है कि गाजर आपके पास मौजूद है, और बहुत सस्ती जब आती है तो बहुत सस्ती जो है वो गाजर होती, 3-4 माह रहती है, ठीक है। तो उसके लिए जो है वो गाजर का जूस, उसके अंदर आप जो है वो एक लेमन स्क्वीज़ करें तो आप 1 गिलास वो ले सकते हैं। गाजर का जूस नहीं पी रहे हैं आप, तो आप सैलड के तौर पे आप गाजर काटें, मूली काटें, उसके ऊपर थोड़ा सा आप जो है वो लेमन डालें, हल्की सी काली मिर्च और नमक डाल के, इतने मज़े का लगता है वो। आप प्लेट भर के जो है वो खाना खाने से पहले अगर आप खा लेते हैं तो आपको वो तमाम विटामिन्स और मिनरल्स जो है वो मिल जाते हैं कि जो एजिंग के प्रोसेस को रोकने के लिए बेहतरीन है, और वेट लॉस के लिए भी जो है वो देखें बेहतरीन है। इसके बाद आ जाते हैं कि फेस के ऊपर लगाने के लिए, क्योंकि मेन चीज़ें ये होती हैं कि आप छोड़ दें खाने को, हम मुंह पे क्या लगाएं। हमने इतनी महंगी क्रीम लगा ली, कोई रिज़ल्ट नहीं आया, आई जोन पे डार्क सर्कल्स आ रहे हैं, रिंकल्स आ रही हैं, उसके लिए आप देखें 5000+ पे जाती हैं ये क्रीम्स, और इतनी इफ़ेक्टिव नहीं होती, रेगुलर यूज़ करनी पड़ती हैं। तो उसके लिए जो है वो मैं होम रेमेडीज़ बताऊंगी कि आपने घर के अंदर आपने एंटी एजिंग सीरम, एंटी एजिंग आइजोन क्रीम, एंटी एजिंग आपने जो है वो ड्राइनेस के लिए, ठीक है, प्री मैच्योर एजिंग के लिए आपने कौन सी चीज़ें जो आपके इर्द गिर्द हैं। अब देखें आप कितने महंगे जो है वो सीरम ख़रीदती हैं, ठीक है। सबसे पहले आइजोन के लिए जो है वो आप देखें कि कैफ़ीन बेस्ड सीरम आए हुए हैं और एक्सपेंसिव हैं, वो आप खुद घर में बहुत इजीली बना सकती हैं। अगर आपके घर के अंदर कॉफ़ी मौजूद है, आप क्या करें, 1 टेबलस्पून कॉफ़ी का लें, उसके अंदर आप 50 ml ग्लिसरीन ऐड कर दें, और 2 टेबलस्पून उसमें डिस्टिल्ड वाटर जो है वो आपने ऐड करना है, आपने आम पानी नहीं लेना। उसको आप डाल के किसी ग्लास बॉटल के अंदर, शीशे की बॉटल के अंदर डाल के उसको एयर टाइट करके आप उसको 8-10 दिन के लिए एक तरफ रख दें किचन में, जहाँ पे हल्की सी हीट हो, गर्मी हो। काश ही हम उनको, जितने भी लोग देख रहे हैं ना, अगर हम ये लाइव बना के दिखा सकते हैं ना तो बहुत अच्छा होता है। ये तो इंशाल्लाह हमें करना चाहिए था, क्योंकि पकाने वाली तो कोई चीज़ भी नहीं, इसको पकाना नहीं है, चूल्हा नहीं चाहिए, हम कर सकते थे, ये लाइव यहाँ पे दिखा देते तो मेरी जितने लोग हैं उनको आसानी ये सीरम मैंने इसी तरह से आपको आपने मेरे साथ दोबारा शो करना पड़ेगा, मैं आपको बता दी हूँ। अभी चलो वर्बली, क्योंकि लोग कुछ तो कुछ सुन के तो बना ही लेंगे, कुछ कर लेंगे, बट सही मिकदार, सही तरीका, क्वांटिटी आपने मुझे साथ लाइव भी यहाँ पे शेयर करना है इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। तो इसको आप 8 से 10 दिन के लिए आप इसको जो है वो इसी तरह से पड़ा रहे, उसके बाद आप जो है वो इसको स्टेन कर लें, ठीक है। ये आपका, ये देखें, ज़बरदस्त किस्म का आपका कैफ़ीन जो है वो आई सीरम रेडी है। जो कैफ़ीन है आपके आई जोन, आपके डार्क सर्कल्स, आपकी रिंकल्स के लिए बेहतरीन है। इसी के अंदर अगर आप 3 से 4 जो है वो कैप्सूल विटामिन ई के ऐड कर लेंगे, अमेजिंग इसके जो है वो रिज़ल्ट होंगे। तो ये आपका कैफ़ीन सीरम जो है वो घर में बहुत इजीली, इसके ऊपर हार्डली आपके 100 रुपया भी नहीं लगना, और आपका ये देखिए तकरीबन 100 ml आपका सीरम जो है ये रेडी हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से जो है वो वाइटनिंग के लिए लोगों के सर्दियों के अंदर टैनिंग आ जाती है बहुत ज़्यादा, उसके बाद जो है वो स्किन ड्राई होने की वजह से इचिंग हो रही होती है, ख़ारिश हो रही होती है, तो उस पर जो है वो कोई भी आप पेट्रोलियम जेली लगा लेते हैं, कोई भी ऑयली क्रीम लगा लेते हैं, मुंह आप फेस वॉश करते हैं, दोबारा से वो ड्राइनेस वहीं पे होती है। तो उसके लिए जो है वो मैं टर्मरिक, हल्दी के साथ, हल्दी आपको पता है कि बहुत ज़बरदस्त उसकी हीलिंग प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, वाइटनिंग भी ज़बरदस्त है। और उसके बाद जो है वो आपके गमलों में लगे हुए होते हैं कैमोमाइल, ठीक है, वो वाले करकुंदा के जो है वो फूल लगे हुए होते हैं, येलो कलर के छोटे छोटे से फूल होते हैं, वो वाइटनिंग के लिए बहुत ज़बरदस्त है। आप इसी तरह से क्या करें, आप 50 ml ग्लिसरीन लेके आप उसके अंदर 1 टीस्पून जो है वो हल्दी का ऐड कर दें, 3-4 फूल आप चाहे मैरीगोल्ड के डाल दें, येलो कलर के आपने फूल डालने हैं जो येलो कलर के लगे हुए होते हैं, क्योंकि जो येलो पिगमेंट है वो आपके मेलानिन कलर को, जो आपका मेलानिन पिगमेंट है उसको न्यूट्रलाइज करता है, उसको जस्ट लाइक का कट डाउन करता है, ठीक है। तो वो आपने उसके अंदर ऐड करके एक टुकड़ा दालचीनी का डाल के इसको भी आपने 8 से 10 दिन के लिए जो है
वो We can keep this in the fridge as well, right? हाँ जी बिल्कुल, फ्रिज में भी आप इसको जो है वो रख सकते हैं। सर्दियों के अंदर ये बाहर भी पड़ा तो ख़राब नहीं है, क्योंकि इसके अंदर हमने कोई भी उस तरह की चीज़ नहीं डाली। ठीक है। तो ये बाहर भी 3-4 महीने पड़े रहेंगे तो ये ख़राब नहीं होंगे। अगर आप फ्रिज में रखना भूल गए हैं तो वो माइंड में आ जाएगा कि फ्रिज में नहीं रखा तो ये ख़राब हो गया। इसमें कोई स्मेल नहीं आने वाली। लगाने का टाइम क्या? इनको भी स्टेन करके, तो आप इसको लगाने का, जैसे आप सुबह में आपने कहीं पे भी जाना है, आपने फेस वॉश किया है, आप सीरम को जो है वो हाथ पे डाल लें और पूरे फेस पे लगा के आप टैप टैप कर लें। इसको ड्राई होने दें। ड्राई होने के बाद आपने जो अपना सन प्रोटेक्शन लगाना है, सन ब्लॉक लगाना है, या जो भी लाइट सी बेस वेस लगानी है आप इसके ऊपर लगा सकते हैं। इससे क्या होगा, अभी जो नई रिसर्च आई है, क्योंकि हम सन ब्लॉक पे बात करें, वो मैं बता देती हूँ कि सन ब्लॉक की जो नई रिसर्च है वो ये है कि सन ब्लॉक बिना ज़रूरत अगर आप अपनी स्किन के ऊपर लगाते हैं, जैसे अगर आप सन एक्सपोजर नहीं यूज़ कर रहे हैं, स्कॉचिंग सन में नहीं जा रहे हैं, तेज़ तपती धूप में, तो फिर आपको ज़रूरत नहीं है लगाने की। फजूल में ये जो कुछ आप रील्स और सारे सोशल मीडिया पे क्लिक्स देखते हैं ना, कि उठते के साथ ही आप मुंह धोएं, मॉइस्चराइज़र लगाएं, उसके बाद सन ब्लॉक लगा दें, तो ये फ़ौरन सन ब्लॉक घर पे ऐसे आम इस्तेमाल मत करें व्हेन इट्स नॉट नेसेसरी। वाई? बिकॉज आपको स्किन का कैंसर हो जाता है। इसके ऊपर मैं डिटेल शो करूँगी, तो मेक श्योर अगर मैं कोई चीज़ बता रही हूँ तो मेरी रिसर्च के मुताबिक बता रही हूँ। सन ब्लॉक का एक्सेस इस्तेमाल फजूल में रोज़ सुबह उठते के साथ ही नहीं करना है। वो आपकी स्किन को कैंसर स्किन बना देगा, उसके कैंसर के स्किन सेल्स खोल देगा। ठीक है, तो आपने एहतियात करनी है। ओनली वेयर इट्स नेसेसरी, ओनली देन यू कैन यूज़ इट। ओके, हाँ जी बिल्कुल श्योर, अच्छी बात है। ये चीज़ें जो है वो ये नई रिसर्च थी, क्योंकि बच्चियों ने आजकल जो है ना वाकई ये काम पकड़ा हुआ है कि उठते साथ सबसे और पहले आपको पता है कितना महंगा आता है? महंगा भी आता है, भी नहीं, कितना महंगा आता है। अब हर कोई लिख के दे देता है, 5-5 हज़ार के 3-3 हज़ार के सन ब्लॉक मिल रहे हैं बाजार में। इतनी सी वो ट्यूबें होती हैं, 2 दिन तो चलते। भाई तो जो जब जरूरत है उसको तब लगाना है, घर में रोज नहीं लगाना। लगाने की जरूरत थोड़ी धूप, नरम धूप, छाव धूप, उसमें जरूरत नहीं होती घर की धूप के अंदर। इसके बाद जो है वो बहुत मेन चीज़ आ जाती है फिजा, फेस वॉश, कि आपने जो है वो सर्दियों के अंदर चेहरा आपने किस तरह से वॉश करना है। आम जो साबुन आप बना के लाई हैं? हाँ जी, ये ऑर्गेनिक सोप, क्योंकि आपको पता है मेरा अपना हर्बल का है। सोप तो हमें बनाना सिखाई दें। हाँ जी, इंशाल्लाह। तो आप लोग जो आम फेस वॉश या साबुन यूज़ कर रहे होते हैं आम रूटीन में तो ठीक होते हैं, हाँ। लेकिन जैसे ही सर्दियाँ स्टार्ट होती हैं तो आपको कोई इस तरह का सोप चाहिए होता है जो माइल्ड हो, जिसका पीएच लेवल बहुत ज़्यादा हाई, क्योंकि जितने साबुन हैं इनका पीएच लेवल 7 या 8 है, अल्कालाइन है, ड्राई करते हैं आपके मॉइस्चर को जो है वो ये सोख लेते हैं। तो सर्दियों के अंदर आपको जो है वो इस तरह का माइल्ड जो है वो फेस वॉश या साबुन चाहिए कि जो आपके मॉइस्चर को जो है वो स्किन के अंदर से ना निकाले। इसके लिए बहुत सिंपल है कि आप ऑलरेडी जो साबुन यूज़ कर रहे हैं मैं उसके साथ भी रेसिपी बता देती हूँ, और अगर आप मार्केट से मिलती है ये सोप बेस, अगर आप सोप बेस लेके बनाती हैं तो मैं समझती हूँ कि वो ज़्यादा परफेक्ट हो जाएगा। आप जो मतलब हम घर में भी बना सकते हैं, जैसे गोट मिल्क हो गया, काऊ मिल्क, सब बना सकते हैं, सब बना सकते हैं। ठीक है, मगर ये आपने तरीका मुझे थोड़ा सा वर्बली बताना है, और एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं नैयर पर, तो फिर उसके बाद हम सोप बनाने का तरीका आपको बताएंगे यहाँ पर कि किस तरीके से कौन सा सोप आपकी एंटी एजिंग है जो आपको जवान बना सकता है, खूबसूरत नशोनुमा स्किन दिखा सकता है। ब्रेक के बाद वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। और नाज़रीन, हम एंटी एजिंग के ऊपर बात कर रहे हैं। आज आपकी कॉल्स भी शामिल करेंगे, मगर कुछ इंपॉर्टेंट हम नुस्खे देख रहे थे, इस वजह से हमने कहा कि आपकी कॉल्स रिसीव ना करें। आप कॉल कर सकते हैं अगर किसी को एजिंग का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, बहुत से आप डॉक्टर्स को दिखा सकते हैं, और उसके बावजूद आपका कोई काम नहीं चल रहा तो घरेलू नुस्खा द बेस्ट थिंग, द टोटकास इज़ द बेस्ट टू यूज़ एंड टू बिकम यंग। तो हमारे पास से नैयरा आपा है, वो बता रही थी कि सोप किस तरह से बनाना है, एंटी एजिंग सोप। जी बिल्कुल, जिस तरह से सर्दियों के अंदर मैंने बताया कि जो हार्श सोप हैं ये भी आपकी स्किन पे ड्राइनेस जो है वो लेके आते हैं। उसके लिए जो है वो आप क्या करें, जो आप आम साबुन जो है वो यूज़ कर रहे हैं, आप उस साबुन को लें, उसको आप कश कर लें, उसको कश करके आप एक नॉन स्टिक फ्राई पैन में डालें। जस्ट लाइक 100 ग्राम छोटी वाली अगर टिकिया है साबुन की, आधा कप आप उसके अंदर दूध डाल लें या पानी डाल लें। ठीक है, तो दूध कौन सा, डब्बे का भी चलेगा? दूध हाँ डब्बे का डालें, क्योंकि आजकल तो जो है वो मोस्टली अगर घर में खालिश दूध है तो वो सबसे, गॉट मिल्क है तो वो सबसे बेहतर है। ठीक है, हाँ जी। तो वो डाल के जब साबुन सारा मेल्ट हो जाए, चम्मच के साथ चलाते जाना है ताकि फ्राई पैन के नीचे ना लगे। जब सारा साबुन मेल्ट हो जाए
और थोड़ा सा जो है वो छोड़ने लगे, जैसे हम हलवा बनाते हैं ना तो साइड छोड़ने लगे, फ्राई पैन को आप नीचे उतार लें। उसके अंदर आपने जो है वो 1 टेबलस्पून ग्लिसरीन का डालें, 1 टेबलस्पून आप जो है वो उसके अंदर आपके पास अगर ऑलिव ऑयल मौजूद है या आलमंड ऑयल मौजूद है 1 टेबलस्पून वो उसके अंदर डालें। 3 से 4 उसके अंदर जो है वो आप विटामिन ई के जो है वो कैप्सूल डाल लें और उसके बाद इसको वापस जो है वो शापर बिछा के किसी भी ढक्कन के अंदर, कोई गोल सा जो है वो ढक्कन ले के किसी भी डिब्बे का, तो शापर बिछा के आप ये सारी पेस्ट उसके अंदर डाल के चम्मच के साथ थोड़ा सा उसको प्रेस करें। साबुन को आप थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर वो वापस अपनी जो है वो साबुन वाली हार्ड फॉर्म में आ जाएगा। अच्छा, तो ये वाला सोप जो है वो आप जो है वो अपने जिनकी बहुत ज़्यादा ड्राइनेस है, ड्राई स्किन है और ड्राइनेस के साथ अगर टैनिंग है, तो इसी के अंदर आप इसी साबुन में ½ टीस्पून आप हल्दी, ½ टीस्पून आप जो खुश्क लेमन है उसका जो है वो छिलकों का पाउडर और ½ टीस्पून इसमें गुलाब की पत्तियों का पाउडर, ये अगर आप डाल देंगे ये आपका बहुत ज़बरदस्त वाइटनिंग, एक जो आपका जस्ट लाइक एक्सफोलिएटिंग जो है वो आपका सोप जो है वो बन जाएगा। ये ना सिर्फ मॉइस्चराइज करेगा, ये आपकी टैनिंग को रिमूव करेगा और आपकी स्किन के ऊपर एक ग्लो और एक ब्राइटनेस जो है वो लेके आएगा। तो ये वाला और ब्राइटनिंग अगर सोप बनाना हो थोड़ा सा साथ, क्योंकि एंटी एजिंग के साथ साथ लोगों को ये भी होता है ना कि फेस थोड़ा सा फ्रेश लगे, खूबसूरत लगे, लुक यंग विद फ्रेश, इट्स अ ड्रीम फॉर एवरी गर्ल। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ लोगों की ऑयली स्किन भी होती है, कुछ लोगों की ड्राई स्किन भी होती है। आपने ड्राई का बता दिया, ऑयली स्किन का भी बता दिया। हाँ जी, अगर जिन लोगों की ऑयली स्किन है तो डेफिनेटली कि उन लोगों को साबुन के अंदर या फेस पे लगाने के लिए ऑयल्स को अवॉइड करना है, तो उनके लिए जो है वो सबसे बेहतरीन है विटामिन सी का जो है वो एक सोप जो है वो फार्मूला बताती हूँ, उसको जो है वो बना के रख लें। उसके लिए ये है कि आप साबुन को जो है वो कश करें। आपने क्या करना है, थोड़े से नीम के पत्ते लेके उसको ग्राइंड करके उसके पानी के अंदर साबुन को मेल्ट करें आप। अच्छा। क्योंकि जो नीम है वो आपको पता है ऑयली स्किन के लिए, एक्नी, एंटीबैक्टीरियल के लिए ज़बरदस्त है। उसी के अंदर चंद आप पुदीने की जो है वो पत्तियाँ डाल दें ताकि कूलिंग इफेक्ट दे। 1 या 2 लौंग पीस के उसका पाउडर, यानी कि साबुन जब आपका मेल्ट हो गया, फ्राई पैन को छोड़ने लगा, आप नीचे उतार के 2 या 3 लौंग का जो है उसमें आप पाउडर डाल दें, थोड़ी सी जो है वो पुदीने की पत्तियाँ और थोड़ा सा उसके अंदर आप लेमन जूस, जस्ट लाइक 1 लेमन का जूस डाल के आप मिक्स करके उस साबुन को दोबारा से जमा लें और इसी के अंदर आप थोड़ी सी हल्दी भी लाजमी ऐड करें। तो ये आपका जो है वो ऑयल को भी कंट्रोल करेगा, आपकी एक्नी को भी ड्राई करेगा, एंटीबैक्टीरियल, एंटीसेप्टिक, प्लस आपके जो है वो अगर टैनिंग आ रही है तो ये टैनिंग को भी रिमूव करेगा। अच्छा, बच्चियाँ जैसे स्कूल कॉलेज जाती हैं, ठीक है, तो उनके हाथ पीले तो नहीं हो जाएंगे हल्दी अगर बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कोई हल्दी नहीं, ½ टीस्पून पे तो नहीं छोड़ेगा, कुछ भी नहीं छोड़ेगा, कुछ भी नहीं छोड़ेगा, कोई हल्दी कौन सी जो किचन की हल्दी आम आपकी, हाँ जी, नहीं, कोशिश करें कि किचन में भी जो आप यूज़ कर रहे हैं तो आप पंसारी की दुकान से खालिस हल्दी लेके आए, आंबा हल्दी, आप खालिस हल्दी लेके आए। अगर आप खानों में भी यूज़ कर रहे हैं कोशिश करें, क्योंकि मैंने देखा है जो पैकेट्स वगैरह में या इस तरह से जो है वो मिलती है उसके अंदर उन्होंने कलर और कॉर्न स्टार्च और इस तरह से डाल के जो है वो हल्दी बनाई होती है। हल्दी का जो प्रोसेस है ये थोड़ा सा जो है वो लेंथी है, मुश्किल है, लेकिन जो खालिस हल्दी है उसकी अपनी खुशबू, उसका कलर, उसकी प्रॉपर्टीज़, क्वालिटीज़ टोटल डिफरेंट होती है। एक कॉल शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बोल रही? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम लुबना जी। जी जी लुबना जी, क्या कहेंगी, कैसी तबीयत है? जी मैं अल्लाह का शुक्र है। मैंने नैयर आपा से पूछना है कि मेरे ना आगे से हेयर फॉल हो रहे हैं, फ्रंट वाली साइड से बाल बहुत ज़्यादा ना ख़त्म हो रहे हैं, तो मैंने एक इनसे पूछना है कि आप मुझे अपना अगर एड्रेस बता दें, या मुझे पता नहीं चल रहा कि मेरे पास वो यूट्यूब वगैरह नहीं है, तो मैं कैसे आपसे कॉन्टेक्ट कर सकती हूँ? आप अपने नंबर अगर बताना चाहती हैं तो बता दें लाइव। हाँ जी, कोई मसला नहीं, जितने भी लोग हैं। आपका कोई इंस्टा का पेज है वो बता दें। बिल्कुल, नैयर ज़िक्रिया के नाम से मेरा टिकटॉक पेज भी है, मेरा फेसबुक भी है, NAYYERZIKRIA, ठीक है। इससे मेरा जो है वो फेसबुक आईडी भी है, मेरा टिकटॉक भी है, वहाँ पे मैसेज आपको करेंगे और आपके नंबर चीज़ें सब लिखी हुई हैं। चलें ग्रेट, फिर कांटेक्ट कर लीजिएगा। एक और कॉल है साथ हम शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, नसरीन जंग से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, आप ठीक हो? ठीक ठाक, मजे में। नसरीन क्या कहोगी, क्या मसला चल रहा है? जी वो मैंने अपने चेहरे के बारे में बात करनी थी। हाँ बोलो, क्या मसला हुआ है चेहरे पे? क्या बेटा? वो छाइयाँ सी है, क्रीम यूज करती हूँ तो फिलहाल तो फर्क पड़ जाता है, फिर जब क्रीम
हो जाती है ना खत्म, फिर वही नुमाया होने लगती है। अच्छा, छाइयाँ जो है ना वैसे धूप में जाने से भी बनती है। मेरे कोई छाइयाँ वैया छाइयाँ कुछ भी नहीं थी। अभी मैं भी बाहर मुल्क से घूम कर आई हूँ धूपों में, तो वहाँ पे मेरी छाइयाँ बन गई हैं। अब ये छाइयाँ मुझे लगता है इतनी जल्दी नहीं जाती, मुझे भी टाइम लग गया, क्रीम फ्रीम लगा रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, मगर हमारे पास नैयरा आपा है तो अब ये टोटके बता देती हैं आपको, ठीक है? हाँ जी, छाइयों के लिए कोई ऐसा टोटका जो बहुत कारआमद और ठीक हो जाए। हाँ जी, इंशाल्लाह ताला। छाइयों के लिए वही बात आ गई कि थोड़ा सा जो है वो आपको एक तो प्रॉपर अपनी डाइट का आपने ख्याल रखना है, क्योंकि मैंने देखा है कि बच्चियां डाइट का ख्याल नहीं रखती हैं, ठीक है? खून की कमी है, आयरन की कमी है, विटामिन्स वगैरह, तो ये है कि अपनी डाइट वगैरह का प्रॉपर ख्याल रखें। उसके बाद एक मैं इनको जो है वो उपटन बता देती हूँ, वो बना के रखें, डेली बेसिस पे यूज़ करें, उससे फ़ायदा होगा। अच्छा, आपने सुना है कि झाइयाँ कम हो जाती हैं मगर जाती नहीं है कभी अगर एक बार हो जाए, इज दैट ट्रू? नहीं नहीं, चली भी जाती हैं। अगर आपकी स्किन के ऊपर आपकी एक डेड लेयर बन गई है, डेड सेल्स की, वो रिमूव हो जाती हैं। लेकिन अगर इंटरनली कोई डेफिशिएंसी है, जैसे जो है वो आफ्टर प्रेगनेंसी ख़वातीन वगैरह के, या कोई इस तरह की हार्मोनल इश्यूज़ हैं, या कोई मेडिकेशन इस तरह से या किसी एलर्जी से बन जाए, तो वो क्या इसके लिए एक्सफोलिएटिंग करना ज़रूरी है बिफोर झाइयों को ख़त्म करने से पहले या नहीं? नहीं, एक्सफोलिएटिंग मस्ट, बट अगर स्किन आपकी सेंसिटिव नहीं है, कोई क्रोनिक डिजीज नहीं है, कोई स्टीरॉइड या इस तरह की अगर आप मेडिसिन नहीं ले रहे, तो एक्सफोलिएशन इज द बेस्ट वे, क्योंकि वो सारी एक डेड सेल्स एक जगह इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं, तो वो कई दफ़ा लग रहा होता है टैनिंग है या छाइयाँ। उसके लिए जो बेहतरीन है, आप क्या करें, 1 कप जो है वो गंदम का आटा लें, 1 कप जो है वो जौ का आटा, चावलों का आटा, और 1 कप उसमें आप बेसन डाल के 1 टेबलस्पून उसमें जो है वो आप बेकिंग सोडा, 1 टेबलस्पून उसमें जो है वो हल्दी, और 1 टेबलस्पून खुश्क माल्टे के छिलकों का पाउडर, ये डाल के आप ये एक पैक बना के जो है वो रख लें। नाइट में क्या करना है, 1 टेबलस्पून ये वाला उपटन लेना है, दही के अंदर मिक्स करना है, इसको फेस पे लगा के 10 मिनट के लिए छोड़ दें। उसके बाद मसाज करते हुए चेहरे को वॉश कर दें, और दूध के अंदर 1 चुटकी हल्दी की और थोड़े से लेमन ड्रॉप ये डाल के बाद में इस मिल्क को पूरे फेस के ऊपर लगा लें। ज़बरदस्त जी। तो अच्छा, एक और कॉल शामिल करेंगे, रील सेव कर लीजिएगा, ये आपको मिल जाएगा नुस्खा यहाँ से। क्या, कौन है? आयशा। वालेकुम। आयशा, जल्दी से बताइएगा क्या मसला है गुड़िया, टाइम कम है। वो ना मेरे हेयर का मसला, मेरे हेयर ना ग्रोथ नहीं करते, बैक से उनकी बहुत ठीक है, लेकिन ना वो हल्की बहुत है। अच्छा, तो अब बताइए हेयर ग्रोथ के लिए कोई जल्दी से कोई ऐसा नुस्खा बता दें। हेयर ग्रोथ के लिए आपको पता है आजकल बायोटीन ले रही होती हैं, विटामिन ले रही होती हैं, मेडिसिन वगैरह ले रही होती हैं। तो खाने का मैं इसलिए बार बार जो है वो ज़रूर बताती हूँ कि उसके बगैर जो है वो मसले का हल नहीं है, ठीक है? कोशिश करें, हाँ जी, और साथ में हाँ जी, डॉक्टर से कंसल्ट करें, ठीक है? उसके बाद जो है वो बालों को जो है वो वॉश करके, जैसे सर्दियाँ हैं, ठीक है, तो हेयर टॉनर एक गर्म पानी से सर वॉश नहीं करना है? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो जो है वो रोज़मेरी पंसारी की दुकान से आपको मिल जाएगी। आपने क्या करना है, रोज़मेरी जो है वो 1 पाव लेके आपने जो है वो उसको इन्फ्यूज़ कर ले। आप इसी तरह जिस तरह से मैंने डिस्टिल्ड वाटर और ग्लिसरीन, जितना डिस्टिल्ड वाटर है उतनी ग्लिसरीन, रोज़मेरी डाल के आप उसको 10-15 मिनट के लिए 10-15 दिन के लिए छोड़ दें। उसके बाद स्टेन कर लें। ये वाला जो शावर है, ये पानी जो है वो शावर बोतल के अंदर डाल के बालों को धोने के बाद आप अपनी स्कैल्प के ऊपर जो है वो स्प्रे कर लें। तो इसको ड्राई होने दें, इससे बाल जो है वो गिरना भी रुक जाएंगे और बालों की ग्रोथ भी बेहतर होगी। एक और कॉल लेते हैं जल्दी से, बल्कि कॉल नहीं ले पाएंगे, ब्रेक लेनी पड़ेगी, ब्रेक के बाद आपको मिलते हैं। थैंक यू सो मच आपा, बहुत सारी चीज़ें जानने को है, समझने को है, नेक्स्ट टाइम सही है, आप तो हमारे अपना हिस्सा है। एक ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक टू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। नाज़रीन, अभी हम बात करेंगे डॉक्टर निगत ताहिरा से, जो ऑक्यूपेंचर करती हैं, और ये इस तरीके से ऑक्यूपेंचर करती हैं कि जो लोग इनसे करवाते हैं तो इनका हाथ बड़ा सॉफ्ट है, बड़ा मुझे कहती हूँ कि बरकत वाला हाथ है, शिफा है। ऑल्दो मैंने भी लास्ट टाइम जब इनको बुलाया था तो अपने ऊपर भी ऑक्यूपेंचर ट्राई किया था। अगर आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है, कुछ होती है, तो वो किस तरीके से होता है ऑक्यूपेंचर, कोई मेंटल डिसऑर्डर हो रहा है, डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं आप, कोई ट्रॉमा है किसी किस्म का, और कोई भी साइकी, आपको एंजाइटी या डिप्रेशन, किसी भी किस्म की कोई ऐसी इश्यूज़ का आप शिकार हैं, तो आप ऑक्यूपेंचर करा सकते हैं। हमने आज यहाँ पर डॉक्टर ताहिरा को आपके लिए बुलाया। कॉल्स भी कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कहाँ होता है, किधर होता है, कैसे होता है, किस एज में होता है, किस वक्त ज़रूरी है, और इससे कौन कौन से इलाज जो है वो किए जा सकते हैं। ऑक्यूपेंचर को पूरी बॉडी में इस्तेमाल किया जा सकता है, मगर इसकी सारी डिटेल जानेंगे डॉक्टर ताहिरा से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर ताहिरा, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। गुड टू सी यू आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, है ना जी। अच्छा जी, निगत जी, मुझे ये बताइएगा कि
हम ये ऑक्यूपेंचर जो है किन किन बीमारियों के ख़िलाफ़ जो है इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और कब कैसे? जी, बेशुमार बीमारियां जिसमें हम बेशक एक्यूपेंचर को कर सकते हैं। सबसे पहले तो एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, इंसोम्निया, इवन के IBS, OCDs, और इसके अलावा अगर पेन में आ जाएं तो सर्वाइकल इश्यूज़ हो जाएं, चाहे मिग्रेन हो जाए आपका, चाहे बैक एक हो जाए, जॉइंट पेन हो जाए, शोल्डर इशू हो जाए। उसके अलावा डाइजेस्टिव इश्यूज़ में आ जाएं तो IBS आजकल बहुत कॉमन है, उसमें जितने भी आपके गट के इश्यूज़ हैं उन सबको रिजॉल्व करता है एक्यूपंक्चर। और नर्वस डिसऑर्डर्स जिस तरह से ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया, उसमें बेहतरीन रिज़ल्ट है। बेल्स पैल्सी में बहुत अच्छा रोल है। लेकिन आज हमारा टॉपिक जो है वो स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन है, तो हम उसी पे ज़्यादा बात करेंगे। तो स्ट्रेस आमतौर पे हर इंसान को लाइफ में होता है, एक नेचुरल आपका एक रिएक्शन है, एक नेचुरल इमोशन है। ऊपर से ज़्यादा लोड ले ले, जितना लोड वो बर्दाश्त, तब भी एंजाइटी, डिप्रेशन चीज़ें लोगों के साथ शुरू हो जाती है। नींद पूरी ना हो तो भी डॉक्टर साहब डिप्रेशन शुरू हो जाती है। तो फिर अब इसकी मगर इलाज जो है वो पूछने से पहले ब्रेकिंग न्यूज़ है, वी शुड गो टेक अ ब्रेक। आपको अपना पूरा नाम भूल गया, मोबाइल पे पढ़ रहे हैं आप अपना नाम? नहीं, ये इनका मसला है। देखें, एक पेशेंट है हमारे पास, नाम पढ़ रहे हैं और उनको अपना नाम जो है भूल गया पूरा। मलिक साहब नाम है, हमारी टीम का हिस्सा है और बहुत सीनियर हैं हमारे। बहुत सारे जितने भी आप शोज़ देखते हैं, जो एडिट देखते हैं, जो क्लिप्स आप लोग सारे देख रहे होते हैं, वो सारे मलिक साहब के हाथ के, और जितनी भी वायरल हो रही होती है। मगर कुछ मेंटली इनको है प्रॉब्लम, तो आज हमने कहा कि आपका लाइव जो है यहाँ पे इलाज करवाते हैं। तो कुछ भूल जाते हैं, कभी कुछ रखे भूल जाते हैं, अपना सरनेम भूल जाते हैं, किस गली जाना है भूल जाते हैं, किस घर जाना है बेल बजाना भूल जाते हैं, अपने घर की पड़ोसियों के बजा कर आते हैं, बच्चे खींच के लाते हैं, अब्बू ये अम्मी का घर है, हमारा घर है। तो इस वजह से हमने आज इनका यहाँ पे इलाज करना है। ये जुगत थी, ये मजाक था, सॉरी। मैंने कहा मेरी कोई मुझे रील नहीं मिलनी, कभी कभी मांगनी पड़ती है, मुझे देना नहीं है कोई, इसलिए मैंने आपसे सॉरी कह दिया, ठीक है। मेरे बड़े प्यारे। अच्छा जी, मुझे बताइएगा कि अगर डिप्रेशन, टेंशन, एंजाइटी बहुत ज़्यादा सर पे चढ़ी हुई है, ठीक है, अब इसका इलाज जो आप करती हैं ऑक्यूपेंचर में, वो किस तरह से करेंगी? ये पेशेंट आपके पास मौजूद है, आप अगर दिखा सकती हैं लाइव तो बहुत अच्छा हो जाएगा। जी ठीक है, बिल्कुल। अच्छा जी, एक्यूपेंचर जो हम स्ट्रेस और डिप्रेशन के लिए करते हैं, ऑब्वियसली सबसे पहले जब हमारे पास पेशेंट आएगा उसको हमने डीप ब्रीदिंग करवानी है, काम करेंगे उसको। केस टेकिंग तो ऑब्वियसली उसकी पहले हो जाती है कि क्या उसके इश्यूज़ हैं, सारे डिस्कस करने के बाद उसको जब हम ट्रीटमेंट देते हैं तो डीप ब्रीदिंग करवाते हैं। और हमारे पास बड़े स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं, बड़े ज़बरदस्त रिज़ल्ट हैं उनके, जो कि आपके अंदर जो केमिकल इम्बैलेंस जो हुआ होता है उसको स्टेबलाइज़ करता है। अदरवाइज़ स्ट्रेस को अगर देखा जाए, वो एक नॉर्मल सा नेचुरल एक रिस्पॉन्स है। हर इंसान जो भी एक नॉर्मल इंसान है वो स्ट्रेस फेस करता ही करता है डेली रूटीन में। आप ये साथ बताते रहेगा, अपनी चीज़ें निकाल लें किधर है, क्योंकि टाइम कम है, 3 मिनट है हमारे पास सिर्फ लाइव, तो ये सब कुछ हो जाए। हाँ, तो आप तैयार हैं? आपको सुइयाँ बुकने वाली हैं। एक तो आपको ज़िंदगी ने सुइयाँ बुकोई हैं, ठीक है, हालात में आपने इतने तकलीफ़ें उठाई हैं, वो सुइयाँ थी। मगर मैं आपको नाज़रीन ये बता दूँ, ये वो नहीं है जो आप गुड़िया के ऊपर चुभोते हैं ना सुइयाँ, और उसके बाद कब्रिस्तानों में कब्र पे जाके दफना देते हैं, कब्र खोद के। ये वो सुइयाँ नहीं है, ये वो सुइयाँ भी नहीं है जो आपको गम, तकलीफ़, ज़िंदगी में दुख मिलते हैं, आपको टीस उठती है सीने में और सुइयाँ चुभती हैं। ये वो गम वाली, टीस वाली सुइयाँ भी नहीं है। ये वो सुइयाँ हैं जिससे आपका इलाज हो सकता है, गौर से सुनिएगा, जिससे आपकी ट्रीटमेंट हो सकती है। आपकी डिप्रेशन, एंजाइटी, आज जो हमारा मेन टॉपिक है, और भी बहुत सी ऐसी बीमारियाँ जिनको ट्रीट किया जा सकता है इस ऑक्यूपेंचर के ज़रिए। मगर नाज़रीन, आज हम आपको यहाँ पर जो दिखाने वाले, घर पर करना नहीं है ये आपने, ये डॉक्टर से करवाना है, मगर हम आपको बताने जाने कि ये भी एक तरीका है एंजाइटी, डिप्रेशन को कम करने के लिए। जी सर, आपके साथ मैं खड़ी हो जाती हूँ, आप बताइएगा मुझे इनको कहाँ सुइयाँ बोकनी पड़ेंगी? जी ठीक है, सबसे पहले तो हम करेंगे इनको अल्कोहल वाइप से साफ। जी बिल्कुल, मैं आपको कर देती हूँ। कहाँ पे करने लगी? माथे पे? सर पे, माथे पे, ठीक है। और हाथ पे 1-2 पॉइंट लेंगे हम। सर चलें, सर पे कर दिया, माथे के बिल्कुल फोरहेड पे, और उसके साथ साथ हाथ पे। जी हाथ पे, हाथ का अगर आप ऐसे रख लें तो एक ये पॉइंट है। जी दिखाएं मुझे। ये कालक क्यों निकली है? क्योंकि काला हूँ मैं, मेरा रंग। इतनी कालक क्या मल के आते हैं आप? मल के नहीं आता, वो मोटरसाइकिल पे आते हैं ना, तो मैं आते डस्ट आ जाती है ना, इतनी आपको डस्ट मालूम है। हाँ, एक ये एरिया होगा, मलिक टॉप ऑफ हेड है, ख्याल रखा करें अपना। वो आते ही प्रोग्राम में आ गया था।
टाइम अगर आप अपना हाथ एक हाथ कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा जी जरा जल्दी करके दिखाना जल्दी पड़ेगा, करके टाइम हमारे पास कम जी है। ठीक है। ये हर जगह से कालक निकल रही है, आपका रंग छुटता है। अच्छा जी, ये अब जो पॉइंट सबसे पहले मैं दे रही हूँ, ये बहुत ही रिलैक्सिंग पॉइंट है, ये स्ट्रेस रिलीज करेगा। ये 100 पॉइंट्स का मीटिंग पॉइंट है ये इकलौता। अच्छा। इसको गवर्नर पॉइंट भी बोलते हैं। ये जितनी भी आपका स्ट्रेस, गवर्नर हाउस रहा है। जी बिल्कुल, ये जितने भी आपका स्ट्रेस होगा उसको रिलीज करेगा, ईज कर देगा आपका जो प्रेशर आप पे है। और इसकी सराउंडिंग में कुछ पॉइंट्स लगते हैं। आपके सिग्नल सही आ रहे हैं? एग्जैक्टली, इसको आप एंटीना ही समझे, ये सिग्नल बहुत क्लियर कर देगा। चैनल से आता है तो जी चैनल। मैं आपसे इस तरह के मजाक बातें इसलिए कर रही हूँ ताकि आपको फील ना हो। कोई पेन हो रही है आपको? ऐसा लग रहा है जू काट रही है? नहीं, मगर जू तो रहती बालों में। ये पूरा एक सेट है 5 निडल्स का। अच्छा। जो कि स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन तीनों में इसको हम एड्रेस करते हैं। अच्छा। इसके अलावा ये मेन पॉइंट्स हैं। अगर आप नीडलिंग नहीं कर सकते तो उस पर आप थोड़ा सा थंब से प्रेशर देके इसको रोटेशन भी दे सकते हैं, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। तो 3 to 5 मिनट्स अगर ये रखें तो ये अच्छा रिस्पॉन्स देगा आपको। ठीक है। उसके अलावा ये एक पॉइंट है, स्ट्रेस जब आपको हो या एंजाइटी हो तो उसके साथ साथ आपको अपना इम्यून बूस्ट भी करना होता है, तो उसके लिए एक पॉइंट दे रहे हैं। एक और पॉइंट मैं लगा रही हूँ, ये आपका स्ट्रेस जो है, हाथ क्यों कांप रहा है आपका? इस तरह कर लीजिए आप, इजी हो जाइए, बिल्कुल भी पेन नहीं होगी, रिलैक्स करें। आपको आप डीप ब्रीदिंग करें, इसलिए कांप रहा है कि उन्होंने पकड़ा है। शर्मीले थोड़े से, मैं पकड़ लेती हूं। चलें आप इधर रख दीजिए, इजी रखते हैं, बहुत शाय हैं मलिक साहब, रिलैक्स करें, ऐसे करते हैं आपको नहीं छूते, हमें पता है शरीफ आदमी है। इसके अलावा एक ये है पॉइंट, इसको थर्ड आई भी आमतौर पे बोला जाता है, और ये बहुत ही जबरदस्त रिस्पॉन्स दे रहा है। मलिक साहब जीटी भी आ रहा है। हम जो दूसरे पॉइंट भी आ गया आपके, तो दूसरे चैनल्स भी खुल गए। अच्छा, जी चैनल्स जितने भी खुलेंगे वो इंशाल्लाह ताला ऐसे ही होंगे जो इनकी एंजाइटी और स्ट्रेस को। ओके, ये कान के पीछे आपने जी बिल्कुल, ये आपकी हेयर लाइन है जो, उसके साथ अगर आप प्रेशर दें तो एक डिप्रेशन सा फील होता है। हाँ। दोनों साइड्स पे, इससे इसको भी रिलीज करना है। और एक मैं आपको टिप दे देती हूँ, एक टिप देती हूँ, अगर आप घर में ऑब्वियसली निडल्स खुद नहीं कर सकते नहीं, तो अपने ये सर के ऊपर यहाँ से कान से स्ट्रेट लाइन लेंगे और नोज से स्ट्रेट लाइन लेके एक मीटिंग पॉइंट जो बनेगा वहाँ पे आप रखेंगे अपना थंब, और वो रखने हैं अपने पीछे की तरफ इसका, और दूसरा यहाँ से लेंगे हेयर लाइन के साथ ही अगर आप थोड़ा सा ऊपर जाएं तो एक प्रेशर फील होगा आपको, सेंटर, हेयर लाइन का सेंटर। इन दोनों जगहों पे अगर आप प्रेशर बिल्ड रखते हैं कुछ अराउंड 10 to 15 सेकेंड्स के लिए, तो ये आपको ईज करेगा, स्ट्रेस ऐसा रिलीज होगा कि आपका जितना प्रेशर और बर्डन जो है वो आप रिलैक्स फील करेंगे। इसको थोड़ा सा यूं करके, थोड़ा सा यूं करेंगे, और ये एक बड़ी जबरदस्त टिप है। अच्छा फील हुआ है, और बहुत रिलैक्सिंग है, अच्छा फील हो रहा है। मेमोरी के पॉइंट्स तो हमारे पास बेशक मौजूद है, लेकिन बैक ऑफ नेक ये एरियाज हैं, और ये इनफैक्ट जो स्ट्रेस और डिप्रेशन की वजह से जो मेमोरी, अक्सर लोग कहते हैं ना कि हमें मेमोरी का इशू हो गया, वो मेमोरी इशू नहीं होता। वो इनफैक्ट इतनी ज़्यादा हमारे अंदर दिमाग में सोचें चल रही होती हैं कि इतना प्रेशर उन सोचों का होता है, हमें लगता है कि हम मेमोरी हमारी लॉस हो गई, वो शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है। इनफैक्ट होता है, मलिक साहब भी हैं, मैं भी हूँ, आप भी हैं, हम सबके ऊपर कोई ना कोई फैमिली प्रेशर होता है, काम का प्रेशर होता है, टाइम पे पहुँचने का होता है, काम आगे डिलीवर करने का होता है, बच्चों का होता है, उनको रिस्क खिलाने का, कुछ बनाने का, घर बार बनाने का, बीवी को खुश रखने का, चीजें, शॉपिंग, ग्रोसरी। ऑब्वियसली ये सारे मर्द के साथ तो बहुत ही ज्यादा, मर्द के साथ तो बहुत ज्यादा होंगी, आजकल तो खैर दोनों के साथ ही चल रहे हैं। इसलिए तो मैंने कहा ना, स्ट्रेस ऐसी चीज़ है जो हर इंसान को आ रही है, लेकिन वो डिजीज में कैसे कन्वर्ट होता है, जब वो एक मुस्तकिल लॉन्ग टाइम तक उस चीज़ में रहेगा, उसकी ट्रीटमेंट नहीं होगी, तो फिर वो लॉन्ग स्ट्रेस जो है वो आपके अंदर फिजिकल चेंजेस देने लगता है। फिजिकल चेंजेस में आपको आपके मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होंगे, फिर आपके एग्रेशन आ जाएगी, बॉडी एक्स आ जाएंगी, और उसको फिर वो ट्रीटेबल हो जाता है। जबरदस्त। और ये कितनी देर तक रखना हमने ये अराउंड 20 मिनट्स रखते हैं, तो हम जल्दी भी कर सकते हैं, या तो हमें लाइव दिखाने के लिए नहीं, वही हम तो खुद ही निकाल लेंगे इसको, सिंपली ऐसे आपने टेक आउट करना। जी, इसको बस रिमूव कर देंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप मुझे आखिरी बात बता दीजिए कि आपने अपने घर के जायदाद के कागजात किधर रखे हैं? भाभी का फ़ोन आ रहा है, बार बार उनको बताना। कुछ याद आया? वो कह रही थी आप भूल गए रख के, किधर रखे हैं? और जायदाद इतनी ज़्यादा है कि वो संभाल के रखी हुई है। क्या बात है। आपको मिलते हैं कल, अल्लाह हाफिज़।